हेलो गुड्डू गुड़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मास्टर ये हेलमेट पहन के क्यों आए हो? अरे हेलमेट छोड़ो, ये देखो ये लेके आए थर्माकोल। एक चीज बताओ, इस थर्माकोल को मैं तोड़ सकता हूं और यही मैं इस हेलमेट को तोड़ने की कोशिश करूं, नहीं टूट रहा है। किस चीज से बना है ये थर्माकोल और किस चीज से बना है ये हेलमेट? वो क्यों टूटा? ये क्यों नहीं टूटा? अभी भी नहीं टूटा। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भैया ये मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज से बना है, मैटर के कौन कौन से स्टेट हैं। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारे एग्जाम में स्कूल का, चाहे वो स्कूल का टेस्ट हो चाहे आपके हाफ ईयरली हो, भाई पूरे नंबर आने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आएगा तुमको इस लेक्चर के बाहर का नहीं मिलेगा। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट एकदम हलवे की तरह, मीठे मीठे हलवे की तरह मैं तुमको खिलाने आया हूं। नोट्स इस लेक्चर के नीचे लिंक दिए गए हैं, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। हैंड रिटन खूबसूरत से नोट्स हैं भाई, मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ के। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आप लोग क्लास 9th में हो और आपके जीवन में बड़े सपने होंगे बेटा, पर आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम तो पढ़ने में बेकार हो, अरे तुम तो हर चीज में बेकार हो, तेरा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। बेटा उन लोग को कभी जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। एक चीज याद रखिएगा, लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो भाई लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे आई विल विन। क्या? आई विल विन, मैं जीतूंगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, बात मानिए, अपने आप पे भाई कॉन्फिडेंस रखिए। शुरू करें खूबसूरत सा लेक्चर, ब्यूटीफुल सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में? पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती है, कैसे चेंज होती है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और पढ़ेंगे इवेपोरेशन। सब आराम से समझ में आएगा। शुरू करते हैं भैया। सबसे पहला सवाल है कि ये मैटरवा होता क्या है? व्हाट इज दिस मैटर? तो भैया देखा होगा आपने स्कूल में, जब लड़ाई वड़ाई बात जाती है, आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं? 7th क्लास का लड़का, 9th क्लास का लड़का यूं फोन निकालता है, भाई लड़ाई हो गई है, मैटर हो गया है, जल्दी से लौंडे लेके आ जा। यही होता है ना भाई, मैटर हो गया, जल्दी से लौंडे लेके स्कूल के बाहर आ जा। तो भैया ये मैटर नहीं होता है, साइंस के हिसाब से इसको मैटर नहीं कहते हैं। तो लल्लू लाल वाला मैटर नहीं पढ़ना है हमें। असली मैटर साइंस किसको कहती है? साइंस ये बोलती है एनीथिंग दैट हैज मास and occupies space is matter. Simple. Anything that has mass, कुछ वजन होना चाहिए, and occupies space, कुछ एरिया ऑक्यूपाई करे, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन मेरे हाथ में, क्या इसका मास है? हाँ सर है। क्या ये कुछ स्पेस ले रहा है? हाँ जगह ले रहा है। तो क्या है? ये मैटर है। आपके हाथ में जो शैतान मोबाइल फोन है, ये क्या इसका मास है? हाँ। क्या ये वॉल्यूम है? हाँ। तो ये क्या है? मैटर है। ये गंदा गंदा जो आप खाते हो मोमो, जिससे पेट की ऐसी तैसी होती है, ये भी क्या है भैया? मैटर है। आपके डोगेश भाई तो आजकल बहुत वायरल है, जानते ही होंगे आप सब, ये भी मैटर है भाई, मास है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये चेयर भी क्या चीज होती है? मैटर होती है। जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो मैटर है, जिस किताब से आप पढ़ रहे हो मैटर है, जिस पेन से आप लिख रहे हो मैटर है, जिस आंख से आप देख रहे हो मैटर है, जिस कान से आप सुन रहे हो मैटर है, जिस मुंह से आप बोल रहे हो मैटर है, आपकी दीवारें मैटर है, आपका स्कूल मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। इस दुनिया में जो भी है बेटा मैटर है, सिवाय जो तुम फील करते हो उस क्लास की लड़की के लिए। सर आपको पता है? हाँ पता है। जो तुम फील करते हो ना, जो उसको देख के तुम्हारे दिल में धक 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 होता है, वो मैटर नहीं है भाई। इमोशंस जैसे आपके हो गए, प्यार, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, खुशी, ये सारी चीजें मैटर नहीं होती है। जो भी चीज आपको ऑब्जेक्ट जितना भी दिख रहा है आसपास, सब क्या है? मैटर है बेटा। हवा भी मैटर है, हवा भी मैटर है, पानी भी मैटर है, सब मैटर है। तो भाई आप सोचते हैं कि ये मैटरवा बना किस चीज से है ना? क्या चीज? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना है? छोटे 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 पार्टिकल से। देखने में ये पेन लग रहा है कि सिंपल सा पेन है, सिंपल सा मार्कर है, पर अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो भी कुछ नहीं होगा। और माइक्रोस्कोप और एकदम अंदर जाके किसी तरह से अगर इसको हम देखें, माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाएगा। बहुत अंदर जाके हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये छोटे 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 पार्टिकल से बना है।
इस दुनिया में जितनी भी चीज है वो छोटे 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 पार्टिकल से बनी है। आप भी उन्हीं पार्टिकल से बने हो, मैं भी उन्हीं पार्टिकल से बना हूं, और आपकी वो जो है, हाँ, आपकी होने वाली मिसेज है, सपने तो देख लिए, वो भी भैया इन्हीं पार्टिकल से बनी है। इस दुनिया में सारी चीजें छोटे 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 पार्टिकल से बनी है। तो भाई क्या बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल से बना है। These particles are called atoms and molecules। इसके बारे में डिटेल में आगे के चैप्टरों में पढ़ना है, अभी एकदम थोड़ा सा बता देता हूं। एटम्स और मॉलिक्यूल से ये मैटर बने होते हैं। ये स्मार्ट बोर्ड, ये कैमरा सामने, टीवी, सब छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब सवाल आता है, सर एटम क्या चीज है? इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेले रह सकता है, उसको बोलते हैं एटम। क्या है एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन मतलब अकेला रह सकता है, एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम। बहुत तरह के एटम होते हैं, यहां रंग बिरंगे दिखा दिए, लाल, नीला, हरा, डिफरेंट तरह के एटम है दुनिया में, पर सब बहुत ही छोटे, बहुत छोटे। अभी बताऊंगा कितने छोटे। अच्छा, अब दूसरी चीज, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अगर यही दो एटम आपस में मिल जाएं तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल बन गया। 3 एटम मिल जाएं तो भी मॉलिक्यूल, 4 एटम मिल जाएं तो भी मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? तो मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेले रह सकता है। देखो, आप भी अकेले हो जीवन में, पर आपकी मजबूरी है बेटा, कोई भाव नहीं दे रहा है। एटम की चॉइस है कि वो अकेला रह सकता है। और मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। समझ में आ गया? चलो, अब बात आती है कि ये पार्टिकल वा कितना छोटा है। हमें तो ये पेन बड़ा सा दिख रहा है, अब आप कह रहे हो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल हैं सर? कितने? 100, 200, 1000, लाख, कितने पार्टिकल हैं इसके अंदर? तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल नहीं, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। कितना छोटा? पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद, एक बूंद पानी की लोगे ना बेटा, उसमें लाखों करोड़ों 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 पार्टिकल्स होते हैं। These particles are so small that we cannot see them even under a high power microscope। माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो भी नहीं दिखते, इतने छोटे पार्टिकल। यहां बताया है, टू गिव यू एन आइडिया, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10 to the power 21 पार्टिकल्स। पानी की इस बूंद में बेटा, ये आपको बूंद ऐसे दिख रही होगी, एक बूंद है ये पानी की मैं एक बूंद ले लूं तो ये दिख रहा है, इसके अंदर पार्टिकल्स दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे। कितने पार्टिकल हैं पानी की इस बूंद में? 10 की पावर 21 पार्टिकल। ये कितना हो गया? 1 0 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 0, हाय राम, 21 बार 0। लाखों लाखों करोड़ों पार्टिकल हैं पानी की एक छोटी सी बूंद में। अब आप सोचो आपके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? बहुत सारे। तो बेटा यही बता रहा हूं कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप वगैरह से भी नहीं दिखता, इतना छोटा होता है ये पार्टिकल, जिससे ये सारा मैटर बना हुआ है। लाखों करोड़ों पार्टिकल मिलके, लाखों लाखों करोड़ों पार्टिकल मिलके पानी की एक बूंद बनाते हैं। ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, पानी के मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। चलिए भाई, इतनी चीज हमें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? अब एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी समझेंगे, बढ़िया मस्त से समझेंगे। एक्टिविटी क्या दिखा रही है कि हम पानी का एक जग लेते हैं, एक मग्घा लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें 100 ml पानी भर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें हम 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट बेटा थोड़ा सा पिंक पर्पल कलर टाइप का कलर देता है, पिंक पर्पल टाइप कलर। अच्छा, हमने इसमें कितने क्रिस्टल डाले? 1 2 3, 2-3 क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल डाले। अब इसमें हम क्रिस्टल डालेंगे तो क्या होगा? पानी का रंग बदल गया,
पानी कैसा हो गया, कलरफुल हो गया, पर्पल पिंक टाइप का। अब हमने क्या किया, इसमें से 10 ml पानी निकाला। अब पानी तो है नहीं, कलरफुल पानी, इसमें से 10 ml पानी निकाला और निकाल के एक दूसरे जग में डाला जिसमें 90 ml पानी था। 90 ml पानी में मैंने 10 ml ये वाला पानी डाला, साफ पानी में। हमने देखा इसका कलर फिर से चेंज हो गया। फिर इसमें से मैंने 10 ml ये कलर वाला सॉल्यूशन निकाला, कलर वाला सॉल्यूशन, और यहां पे मेरे पास 90 ml साफ पानी था, खूबसूरत साफ पानी। मैंने उसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाला, इसका भी कलर चेंज हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसमें से 10 ml फिर से कलर वाला सॉल्यूशन निकाला और बगल में एक बीकर में 90 ml साफ पानी रखा था, उसमें ये 10 ml डाला, उसका भी कलर चेंज हो गया। और ये काम मैं 5 बार, 8 बार, 10 बार मैं करता गया। रिपीट दिस 5 to 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितनी बार भी रिपीट कर रहे थे, करते गए। अब हमने क्या देखा, हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है, द वॉटर स्टिल रिमेन्स कलर्ड। यानी हम एक बार 100 ml पानी में 2-3 क्रिस्टल डालते हैं, उसका कलर बदलता है। उसमें से 10 ml सोल्यूशन निकालते हैं, बगल में एक बीकर है, उसमें 90 ml साफ पानी, उसमें ये 10 ml डाला, उसका भी कलर बदल गया। फिर यही रिपीट करते गए और हर बीकर का कलर बदलता जा रहा है। 100 कितना हो गया भैया, 8 से 10 बार, 800,000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर पानी का कलर बदल देंगे कौन, सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल, 2 से 3 छोटे छोटे क्रिस्टल। कितने मिलीलीटर पानी, 800 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर पानी का कलर बदलना। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, क्या कंक्लूजन है कि इन 2-3 क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे 2-3, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तभी तो इतने सारे पानी का कलर बदल गया। तो ये क्या प्रूफ करता है, ओनली अ फ्यू क्रिस्टल्स कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी का कलर बदल दिया। सो देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत लाखों करोड़ों पार्टिकल होंगे, तभी तो इतने सारे पानी का कलर किसने बदल दिया, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल से। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी हमें क्या प्रूफ करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। हमें क्या प्रूफ करती है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं, वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर। तो एनसीईआरटी की ये एक्टिविटी हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज ये देखो, वी कैन डू सेम एक्सपेरिमेंट विथ 2 मिलीलीटर डिटॉल। अब भाई घर में आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट तो है नहीं, तो आप डिटॉल पीते होगे। डिटॉल नहीं पीते आप लोग क्या? अच्छा, डिटॉल तो पिया जाता है ये पता नहीं बुड़वक डिटॉल पी रहा है, ठीक है। तो आप घर में एक काम करना, डिटॉल के ढक्कन में 2 मिलीलीटर डिटॉल, क्या मस्त महक आती है सर डिटॉल की, गंदे नशे सब नहीं करना है। हाँ, तो 2 मिलीलीटर आपने डिटॉल लिया और उससे ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। 2 मिलीलीटर डिटॉल से आप देखना पूरी बाल्टी के पानी का कलर चेंज हो जाता है, पूरी बाल्टी के पानी का कलर। भाई बाल्टी क्या है, 5 लीटर, 5 लीटर पानी का कलर चेंज हो गया सिर्फ इतने से डिटॉल से। यानी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या थी पार्टिकल की, कि बहुत छोटे होते हैं। पानी की एक बूंद में 10 की पावर 21 पार्टिकल्स, याद नहीं रखना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब मैंने बताया इस पेन के अंदर लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, पर उन पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी जगह भी होती है। अब ये जो पार्टिकल्स के बीच की जगह है, ये सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है। ये जो स्पेस है पार्टिकल के बीच का, ये सॉलिड के अंदर सबसे कम है। पानी की बात करें, जूस की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में ये स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। देखो इनके बीच में स्पेस ज्यादा है। और गैसेस की बात करें, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो ये जो पार्टिकल्स हमें लग रहा है एकदम चिपके हुए हैं, ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली है। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और सबसे ज्यादा स्पेस कहां पे है? गैसेस के पार्टिकल्स में। ये जो हवा है बेटा, इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है। पानी के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस, और सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस। यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं है। तभी तो देखो ये कितना स्ट्रांग है, सारे पार्टिकल एकदम चिपके खड़े हैं, इसीलिए तो इतना स्ट्रांग है। और हवा की बात करूं, सुख सुख सुख, हाथ अंदर से चला जा रहा है, तो हाथ कहां से जा रहा है? ये पार्टिकल्स के बीच से निकल जा रहा है, इतनी जगह है।
क्लियर है? अच्छा, इस स्पेस को हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं। लिख लो, क्या बोलते हैं इसको? इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल के बीच का स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। दिस स्पेस इज मोस्ट इन गैसेस, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन सॉलिड्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए कि भाई पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है सर, हम कैसे मान लें? प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी साहब एक एक्टिविटी देती हैं 1.1। इसमें क्या बोलते हैं ये कि एक काम करते हैं, हम पानी का एक ग्लास लेते हैं और उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल देते हैं। मीठा मीठा सर चीनी, एक चम्मच सर शरबत बनेगा, आज तो क्लास में शरबत बटेगा। एक चम्मच चीनी डाला। अच्छा एक बात बताओ, ये पानी का ग्लास है बेटा, मान लेते हैं इस पानी के ग्लास में यहां तक पानी है, मैंने एक मार्कर से ग्लास के बाहर ऐसे निशान लगा लिया, यूं निशान लगा दिया, तो हमने कहा इतना पानी है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एक चम्मच चीनी डालूंगा, सोच 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 सोच, एक चम्मच चीनी जब इसके अंदर जाएगी तो ये पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा कि नहीं? वो याद कर कौवे की कहानी, कौवा क्या करता था? ला के इसमें पत्थर डालता था और पानी ऊपर आता था, करता था कि नहीं कौवा ये? तो भैया अगर ये शुगर इसके अंदर गई एक चम्मच तो पानी क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। हाँ या ना कमेंट करके बता, हाँ या ना कमेंट करके, भाई सीखेगा तभी, कमेंट करके बता हाँ या ना। हाँ सर, क्योंकि ये नीचे जाएगा शुगर तो पानी ऊपर आएगा। हमने शुगर डाली और गुड़ 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 क्या किया? स्टीयरिंग। क्या किया हमने? स्टिर गुड़ 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 हमने स्टिर किया। और स्टिर करने के बाद देखा पानी का लेवल तो वही है। अरे दादा, पानी का लेवल नहीं बढ़ा, जितना पहले लेवल था उतना ही बाद में लेवल है। कहां गए ये चीनी? कहां गई चीनी? सर हम खा गए, कहां गई चीनी? समझो, देखो इसमें सॉल्ट लिखा है तो नमक भी ले सकते हो, चीनी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हमने गुड़ 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 जब किया तो हमने ये पाया कि ये जो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे भैया, ये कहां चले गए? वाटर के पार्टिकल के बीच के स्पेस में। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था तो ये चीनी के पार्टिकल घुस गए उस स्पेस में और इसीलिए लेवल ऊपर नहीं गया। वाटर के देखो, ये वाटर का पार्टिकल, ये वाटर का पार्टिकल, इनके बीच में क्या है बेटा? इनके बीच में स्पेस है। ये पानी का पार्टिकल, ये पानी का पार्टिकल, ये पानी का पार्टिकल, ये इनके बीच में जगह थी और चीनी का पार्टिकल बेटा इन्हीं स्पेसेस के बीच में घुस जाता है, इसीलिए लेवल ऊपर नहीं जाता। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या प्रूफ करता है? यही प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं होता तो चीनी डालने पे या नमक डालने पे ये लेवल ऊपर चला आता। क्लियर है भाई? तो यही चीज यहां पे लिखी है। क्या लिखा है? देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर सो दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट या शुगर कैन इजिली फिट इन दोस स्पेसेस। इतनी जगह थी कि आराम से इसमें घुस जाता है, पर गुड़ 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 घुलाना पड़ेगा, ठीक है। लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अरे यार, क्या बोल रहा है ये पेन चल रहा है क्या? नहीं, पर इसके अंदर जो पार्टिकल है, आप सोचो वो पार्टिकल जिंदा है। अरे यार क्या दिक्कत है? ओम ब्रीम क्रीम जू, पार्टिकल में जान आ गई। ये जो पार्टिकल हैं जिनके बीच में जगह है, जो कि बहुत छोटे हैं, इनके अंदर जान है भाई। ये पार्टिकल चल रहे हैं लगातार, कंटिन्यूअसली मूविंग। ऐसा नहीं कि चल के रुक गए, कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पानी तुम पी रहे हो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है जो लगातार चल रहे हैं और उनको पी के तुम मार देते हो। ये जो हवा है पास पास दिख रही है, जिंदा पार्टिकल्स हैं जो गुड 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 मूव कर रहे हैं। जिंदा नहीं होते, ऐसे ही बता दिया। तुम भी तो फेंक देते हो दोस्त से जाके, कल बाबा इतनी बड़ी लड़ाई हुई, हमने उसको ऐसे मारा मुंह पे, भाई गिरा वो फटाक से, फिर हाथ पकड़ के उठाया, फिर मारा। असल में तो पिट के आए थे। हाँ, तो थोड़ा तुम फेंकते हो, थोड़ा हम, जैसे बच्चे वैसा मास्टर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, चलते रहते हैं हमेशा। अब समझो, सॉलिड की बात करूं तो पार्टिकल बहुत पास पास हैं, स्पेस बहुत कम है, तो यहां ना हिलने की जगह नहीं है, हिलने की जगह नहीं है। स्कूल में जब असेंबली होती है और असेंबली में कई बार क्या होता है, 5th A, 5th B, 5th C सब एकदम चपक चपक के खड़े हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, हिलने की जगह नहीं बचती। तो आप कितना हिल पाते हो? ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे। सॉलिड का यही हाल है, अगल बगल से पार्टिकल एकदम दबा के रखे हुए हैं, हिलने की जगह ही नहीं। तो सॉलिड क्या करता है, वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन। पोजीशन तो फिक्स्ड है पर इसमें गुड 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 ये करता है, वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस तो है नहीं, तो डिग 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 डिग। समझ गए? जैसे असेंबली में आप खड़े हुए, अगल बगल सारे बच्चे खड़े हैं, एकदम एकदम चिपक गए, या 5th A 5th B 5th C 9A 9B 9C सब एकदम चिपक गए। इसी में से एक बच्चा तो गिरेगा अभी असेंबली में, धूप में। अब अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा होता है, गैस में बहुत स्पेस। तो सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस है नहीं, एकदम बगल बगल सटे हुए हैं। तो क्या करते हैं बेटा, वर्ड याद रखिएगा, क्या करते हैं, वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन। जैसे फोन नहीं वाइब्रेट करता वैसे ही, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, अच्छा खासा स्पेस होता है। तो ये पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं, पानी के ग्लास के अंदर, कभी ध्यान से देखिएगा, दिल से देखिएगा, आपको अंदर पानी के ग्लास के एक लैला, एक मजनू दिखेगी बेटा, जो अगल बगल से कैसे जा रहे होंगे, सुनो सुनो अभी पापा देख लेंगे, हाँ हाँ ठीक है, कैसी, आई लव यू टू, निकल गया पार्टिकल। दे कैन मूव ओवर वन अनदर, पास कर रहे हैं एक दूसरे को, चलते फिरते रहते हैं। उधर से पिताजी ने देख लिया, उधर पिताजी आए, इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, हाँ पापा आ रही हूँ, पापा आ रही हूँ, चलता हुआ पार्टिकल जा रहा है। पार्टिकल्स कैन मूव ओवर वन अनदर, मूव ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से, अगल बगल से, दाएं बाएं से निकलते रहते हैं। अब बात आई सबसे बदमाश इंसान की, गैसेस। इनके पार्टिकल करते हैं क्या, जूम जाट बूम बाट, मतलब फ्री मोशन है, स्पीड में चलते हैं, बड़ा हमारे गाल को मार रही होगी, हमारे सर को मार रही होगी एयर का पार्टिकल, हमारे हाथ को मार रहा होगा एयर का पार्टिकल। तो एयर के पार्टिकल क्या है, मूव फ्रीली, आजाद, एंड रैपिडली, रैपिडली मतलब स्पीड में, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं के अंदर, जूम जाट बूम बाट, जूम जाट बूम बाट, ऐसे चलते हैं। आपके आसपास जो एयर है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ये लगातार आपको पीट रही है। एयर के पार्टिकल धाड़ धाड़ धाड़, इतना छोटा है कि हमें दर्द नहीं महसूस होता। सो एयर के पार्टिकल मूव्स फ्रीली एंड स्पीड एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। तो भाई हमें समझ में आ गया, सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल मूव करते हैं, गैसेस के, उससे कम लिक्विड के, और सबसे कम सॉलिड के। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स is most in gases, less in liquids and least in solid. Solid में सबसे कम मूवमेंट होता है। चलिए अब इसी का एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, मान लो मम्मी सुबह सुबह उठी, और मम्मी सुबह सुबह उठती है 5 बजे, और 5 बजे उठ के क्या, सबसे पहले जगह बाथरूम में जाके नहाएंगी, फिर जूड़ा बना के उसमें से टॉवल लपेट के बाहर आएंगी, और दिन भर इस चीज़ का भौकाल मारेंगी। सुबह 5 बजे नहाते हैं हम, मम्मी 11 बजे भी नहा सकती हो, इस चीज़ के लिए क्यों इतना प्रेशराइज। एनीवेज, मम्मी नहा के आई एकदम जूड़ा बना के, फिर कहाँ जाती है, मंदिर में। मंदिर में गई, अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश हरे, आप खड़े उधर कोने में, अभी उठे हो सुबह, हैं एकदम पूरे शरीर से बदबू आ रही है, एकदम दांत एकदम गंदे, मंजन करना है, ब्रश है, बाल एकदम गंदे। इस हालत में तुम्हारी क्रश तुम्हें देख ले तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। खैर तुम तो तैयार होकर भी वैसे ही दिखते हो, सॉरी मैं भी वैसे ही दिखता हूँ। एनीवेज, अब उन्होंने अगरबत्ती जलाई मंदिर में, और आप यहां पे अचानक से क्या सुगंध आई, अगरबत्ती जल रही है उस कोने में, और अगरबत्ती की महक आ रही है यहां तक। मतलब जो अगरबत्ती के जलने पे जो पार्टिकल्स निकले थे, वो ट्रैवल करते हुए हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके, ट्रैवल करते हुए आपकी नाकों तक पहुंच गए। ये प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और सबसे ज्यादा कौन मूव करता है, गैस के पार्टिकल, तो उसी का एग्जांपल दिया। अब देखिए, द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। बेटा इंसेंस स्टिक कुछ नहीं होता, अगरबत्ती होता है, टेंशन मत लिया करिए, हमें पता है अंग्रेजी में हाथ दंग है हमारा, हमारे प्यारे बच्चे हो आप। द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक्स spreads in whole room because the particles of, ध्यान से, particles of gases produced by burning of incense stick, इसके जलने से जो पार्टिकल्स निकले, मिक्स यानी डिफ्यूज, ये आगे पढ़ेंगे अभी छोड़ दो, मिक्स
विथ पार्टिकल्स ऑफ एयर, अगल बगल एयर के पार्टिकल साथ, एंड मूव रैपिडली, स्पीड में अक्रॉस द रूम अलोंग विथ एयर पार्टिकल्स। समझ में आ गई बात? देखो यही चीज ये डायग्राम भी बता रहा है। ये अगरबत्ती जली, ये अगरबत्ती से पार्टिकल निकले, जल के धुएं के पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हो गए और जिग 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 करते हुए आपकी नाक तक पहुंच गए। इस तरफ भी जाएगा बेटा, डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इधर भी जाएंगे पार्टिकल, दोनों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, 4 दिशाएं से तीनों दिशाएं, हाँ मतलब हर तरफ फैल जाएंगे। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी हमें क्या प्रूव कर रही है 1.3, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली मूविंग। ये एक्टिविटी हमें क्या प्रूव कर रही है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और सबसे ज्यादा मोशन किसमें होता है? गैसेस में। नोट्स मिल जाएंगे नीचे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आ जाओ। अब बेटा 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटे, पानी की एक बूंद में लाखों लाखों करोड़ों पार्टिकल। दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बीच में जगह होती है पार्टिकल्स की। ये जगह सबसे कम सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में और गैसेस में बहुत ज्यादा। तीसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, सॉलिड में जगह सबसे कम है तो थोड़ा सा मोशन, वाइब्रेट। लिक्विड में जगह ज्यादा है तो अगल बगल से चलते, हाँ भाई क्या हाल चाल, चाचा को सलाम बोलना, निकल रहे। और गैसेस में बहुत जगह है बीच में, तो गैसेस का मोशन जूम जाट बूम बाट। क्लियर? अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, अब समझ में आया, इनमें जान है, प्यार है भाई इनमें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देख, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, तुम भी साथ रहो, तुम भी साथ रहो, तुम भी साथ रहो। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में। तभी तो सारे भाई साथ में खड़े हैं चिपक चिपुक के। और सबसे कम किस में होगा फोर्स? सबसे कम अट्रैक्शन किस में है? गैसेस में। तभी तो पार्टिकल दूर दूर है, अरे तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अरे जा भाई, ए भाई हाथ छू ले, हाँ ठीक है छू लेते हैं, पास मत आना ज्यादा। तो यही चीज एनसीईआरटी इस डायग्राम से दिखाती है ना, इस बारे में बताती भी है कि सॉलिड्स को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, है ना, गर्ल्स पिघल गए गुड्डू, हाँ बहुत सारी यहाँ पे गुड़ियाएं हैं, और गुड़ियाएं क्या कर रही हैं? एक दूसरे को ऐसे कमर से कसके से पकड़ रखा सबने अगल बगल। अब एक बात बता, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसी है? एकदम टाइट, क्योंकि सबने ऐसे एकदम कस के पकड़ रखा है ना। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। लिक्विड को आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसे हाथ पकड़ के सब लोग खड़े हैं, ऐसे सिंपल हाथ पकड़ के, तोड़ना फिर भी मुश्किल है पर इतना मुश्किल नहीं है। गैसेस को आप समझ सकते हो एक दूसरे का हाथ छू के ऐसे खड़े हैं, ऐसे टच करके, बस टच करके खड़े हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब ये पार्टिकल वो पार्टिकल, इसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स थोड़ा बहुत समझ में आता होगा ना, फोर्स बल है ना, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट, है ना। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्टिकल है, तो बेटा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको अट्रैक्ट, ये इसको, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा ये फोर्स सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेस में। इस बात को समझने के लिए आइए आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, अगर आप अपना हाथ एयर के थ्रू मूव करो तो बड़ा आसान है, क्योंकि एयर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही नहीं खड़े हैं, छू के खड़े हैं वो तो आपने ऐसे हाथ डाला, पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, इनके बीच में बहुत स्पेस है, निकल गया। तो मूविंग हैंड थ्रू एयर इज वेरी इजी। पर अगर यही बात करूं मैं, पानी में हाथ हिलाना हो, तो पानी के अंदर जब हाथ डालते हैं थोड़ा दम लगता है। क्यों लग रहा है दम? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को थोड़ा हाथ पकड़ के खड़े हैं, एक दूसरे का पार्टिकल, तो आप ऐसे हाथ लाते हो, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हुए जाते हो, इसीलिए थोड़ा दम लगता है। एयर में कोनो दम नहीं लग रहा, क्योंकि पार्टिकल आराम से खड़े हैं, हाथ छू रहे हैं बस एक दूसरे का, प्यार ही नहीं है उनके बीच में, तो यह काट दिया। पर पानी में भाई थोड़ा दम लग रहा है। मूविंग हैंड थ्रू वाटर इज ईजी, आसान है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, इज ईजी। मूविंग हैंड थ्रू एयर इज एफर्टलेस, कुछ करना ही नहीं, बिना एफर्ट के। अब एक बात बताओ, तुम्हारे सामने एक टेबल है, हाँ, इस टेबल में हाथ अंदर ऐसे डाल के ऐसे टेबल के बीच में घुमा सकते हो? हाथ टूट जाएगा। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, मत बोलना कि मास्टर ने कहा था।
मूविंग हैंड थ्रू वुड इज डिफिकल्ट। अरे डिफिकल्ट क्या, करना ही नहीं है, क्रॉस नहीं करना ये एक्सपेरिमेंट, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में बहुत कम फोर्स है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में ठीक ठीक फोर्स है, और सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, कंक्लूजन, एयर वेरी वीक, बहुत ही कमजोर, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर लिटिल स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल, थोड़ी है, वुड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बेटा एक चीज समझो कि सॉलिड्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसा मैंने शुरू किया था। अब देख, ये है थर्माकोल, सॉलिड है, सॉलिड है, पर इसमें से हाथ निकालना, सॉरी हाँ, मतलब इसको तोड़ना या इसमें से हाथ डालना इज स्टिल इजी। अब देख, ये यहां पे मैंने ले लिया कुछ मेटल का सामान, इसको तोड़ना ये बहुत डिफिकल्ट। यानी अलग अलग सॉलिड्स में भी पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। बहुत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं जिनसे डिफरेंट तरह के सॉलिड बनते हैं। यही चीज एनसीईआरटी अपनी इस एक्टिविटी से समझाती है। वो क्या बोलती है कि एक काम कर तू चौक ले ले, और एक काम कर एक पेंसिल ले ले, और एक काम कर कील ले ले, है ना, ए वकील तेरे को हम ठग देंगे तील। हाँ, एक क्या किया, चौक, एक पेंसिल और एक कील। अब इसने कहा तीनों को तोड़ो, तो चौक तो भैया पट्टे से टूट गई। घर में चौक है, लड़कियों के पास जरूर होगी, लड़कियों को चौक खाना बहुत पसंद है। अगर कोई लड़की पसंद है तो उसे चॉकलेट ना दें, चौक जाके गिफ्ट करें। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन भाई। हाँ, तो भाई चौक तो ऐसे टूट गई, यानी इनके पार्टिकल के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, है ये भी सॉलिड। पेंसिल की बात करूं, पेंसिल तो तोड़ा होगा कई बार आपने स्कूल में, लेके नहीं ये सब मत करना, गंदी बात है। एनीवेज, पेंसिल तोड़ने में थोड़ा दम लग रहा है। कील की मैं बात करूं कि कील तोड़ेंगे, भैया फिर तो लगेगा भाई कौन, कैप्टन अमेरिका, ये और टफ है। यानी अलग अलग तरह के सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। तो कंक्लूजन क्या है, द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन आयरन, आयरन के पार्टिकल एकदम एकदम जुड़े हुए, एंड लीस्ट इन चौक, चौक में कम जुड़े हुए। तो अलग अलग सॉलिड्स के बीच की जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग है। सेम चीज लिक्विड में भी होगी बेटा, सेम चीज गैस में भी होगी, है ना। इस दुनिया में एक ही तरह का सॉलिड थोड़ी है, ठीक है। पर जब इसको कंपेयर करोगे लिक्विड से, इवन चौक को भी कंपेयर करो पानी से, तो पानी के थ्रू हाथ निकालना आसान है, पर चौक के थ्रू हाथ निकालना फिर भी टफ। तो सॉलिड की हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से तो ज्यादा है, पर अलग अलग सॉलिड को कंपेयर करोगे तो खेल अलग अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा, चलो समराइज करते हैं। हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। एक बार बेटा बिना स्मार्ट बोर्ड को देखे कमेंट में जाके चारों प्रॉपर्टी लिखो, वीडियो को पॉज करके देखना नहीं है, तेरे को कसम है उसकी जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। अरे मम्मी पापा की, गधा हर समय गलत सोचता है। हाँ, लिखो चारों बात। क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल, मैं आंख बंद कर लेता हूं। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड, particles of matter are continuously moving. Fourth, particles of matter have force of attraction, interparticle force of attraction. ठीक है, particles of matter attract each other, constantly moving, space between them very very small. यही हमने अब तक पढ़ा। अब कुछ सवाल जवाब की बारी आ गई। अच्छा, सवाल जवाब से पहले ये पढ़ लेते हैं। खेला है डिफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन बेटा एक फिनोमेना है, बहुत सिंपल फिनोमेना है। डिफ्यूजन क्या है, दो चीजों का आपस में मिलना, वो भी खुद से। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, वही है डिफ्यूजन बेटा। क्या है डिफ्यूजन? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है साहब, वही है डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स का मिक्स होना ऑन देयर ओन, खुद से। आप नहीं मिलाओगे, खुद से मिलना। थोड़ा सा आप मिला सकते हो, जैसे पानी में चीनी डाल के गुड़ गुड़ गुड़, उतना अलाउड है, उससे ज्यादा आप नहीं मिलाओगे, है ना। थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो। मोटा मोटा जब एग्जाम में लिखना हो, डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन देयर ओन। जैसे पानी के अंदर नमक डाला हमने, ये पानी है, इसमें नमक डाला हमने, नमक डालते ही देखा कि थोड़ी देर बाद नमक पानी के अंदर मिल गया, नमक पानी के अंदर मिल गया। मिलाने की थोड़ा सा नमक डालो, बहुत ज़्यादा नहीं।
ऐसे चुटकी भर नमक शमक थोड़ा सा नमक डालोगे क्या होगा, थोड़ा सा नमक डालोगे घुल गया पानी में, अपने आप मिक्स हो गया। यानी नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल के साथ खुद से मिल जाते हैं। इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, सिंपल, सॉल्ट एंड पानी के पार्टिकल्स। अब बताओ डिफ्यूजन क्यों हो पा रहा है, वाई इज डिफ्यूजन पॉसिबल। मुझे दो कारण दिखते हैं डिफ्यूजन के होने के कि ये क्यों हो पाया। मुझे दो कारण दिखते हैं, आप भी सोचो क्या होंगे और कमेंट में लिखो। पहली चीज कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। भाई स्पेस नहीं होता तो कैसे मिक्स होते, जगह थी तभी तो घुस पाए भाई। दूसरी चीज बेटा कि पार्टिकल्स का लगातार मोशन हो रहा था। अगर मोशन नहीं होता, मूव नहीं करते, मोशन मतलब मूव, अगर मूव नहीं करते तो ये नमक जो था यही रह जाता। पर ये पार्टिकल हिलते 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 चले गए। पानी के पार्टिकल भी जिग 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 मिल गए। तो दो कारण हैं डिफ्यूजन होने का, एक तो स्पेस होना और दूसरा पार्टिकल्स का मोशन में होना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं भाई। चलिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल। यही बोल रही है एनसीईआरटी। क्या बोल रही है कि ये जो प्रॉपर्टी, इट मतलब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है वो किस पे बेस्ड है, मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन पे बेस्ड है। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। बेटा सभी स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड्स में होता है, फिर सॉलिड्स में होता है। डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन सॉलिड्स। ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत जगह है, गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा मोशन करते हैं तो उनमें घुलना मिलना आसान है। सॉलिड्स के पार्टिकल एकदम पास पास, स्पेस ही नहीं है, मूव भी नहीं कर रहे, कैसे कोई चीज अंदर घुसे, डिफिकल्ट है। ठीक, अच्छा एक एग्जाम्पल यही वाला, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड थ्रू रूम, है ना, यानी अगरबत्ती की महक फैलना, ये भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती के जलने के बाद जो पार्टिकल्स निकले, अगरबत्ती के जलने के बाद जो पार्टिकल्स निकले, ये काले वाले पार्टिकल्स, ये किससे मिल गए, ये एयर के पार्टिकल से मिल गए। ये एयर के पार्टिकल्स ये रहे, एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स कर गए। क्या आपने मिलाया इनको, क्या आपने मिलाया? हाँ सर, अगरबत्ती जलाया तो हम ही ने सर, ऐसे नहीं देखते। तो क्या हुआ भाई कि अगरबत्ती के जलने के बाद जो उसके धुएं के, उसके गैसेस, उसके धुएं के जो पार्टिकल्स हैं वो किससे मिल गए, एयर के पार्टिकल से। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल लगातार मूव कर रहे थे, धुएं के पार्टिकल लगातार मूव कर रहे थे। सेम केस बेटा परफ्यूम का, परफ्यूम लगाते हैं, कोबरा, कोबरा डियो लिया, क्या हुआ, जहां गए महक रहे हैं। साहब क्या हुआ, ये जो आपने डाला, ये जो स्प्रे निकला, इसमें से पार्टिकल्स निकले और ये पार्टिकल्स किससे मिक्स हो गए, एयर के पार्टिकल से, और पूरे रूम में फैल जाते हैं। दोनों गैसेस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड का एग्जाम्पल बेटा, जैसे अभी आपने देखा था पानी में हमने नमक डाला, ऐसे चुटकी भर नमक डाला, डिफ्यूजन हो गया, घुल गया। इधर से पानी में पोटेशियम परमैंगनेट, पिंक वाला क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक वाला क्रिस्टल डालोगे, थोड़ी देर बाद पूरे में घुल गया। क्यों घुला भाई? क्या आपने घुलवाया? क्या आपने उसको जाकर हीट किया? क्या आप उसको ऐसे धड़ाधड़ धड़ मारते रहे या बहुत देर चलाते रहे? नहीं, कुछ नहीं किया। ऑन देयर ओन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक इसका पार्टिकल एक पानी का पार्टिकल, ऑन देयर ओन क्या है बेटा, डिफ्यूजन हो रहा है। एक दो एग्जाम्पल और हैं बेटा, वो भी देख लेते हैं। खाना बनता है घर में खाना किचन में बन रहा है, महक यहां तक आ जाती है, मम्मी आलू का पराठा बना है, मैं 2 खाऊंगा। 2 में तो तू नहीं, मम्मी को ही पता है 10 तो खा जाएगा, 10 तो ठूस लेगा तू। तो भाई ये आलू के पराठे की महक वहां किचन से ट्रैवल करते हुए यहां कैसे पहुंच रही? क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस निकल रही खाना बनने पे, ये गैसेस किससे मिक्स हो गई, एयर के पार्टिकल, और मोशन करते हुए आपके रूम तक पहुंच गई। एक दर्दनाक तुमको घटना बताऊं, सबने फेस की होगी। जब घर में मम्मी घी बनाती हैं तो क्या तो बदबू आती है खतरनाक सी भैया, जान निकल जाती है एकदम। मैं और मेरी बहन तो परेशान, कहते थे हम लोग जब स्कूल में हो तो बनाया करो। तो भैया वहां घी उबलता था, बनाते थे मम्मी लोग जो घी बनाते थे, और किचन से कढ़ाई से वो महक निकल के, उसका भाई हमें लग रहा है डिफ्यूजन कुछ अलग लेवल पे होता था।
उस घी का जो गैस निकलता था उसका डिफ्यूजन अलग लेवल। हाँ, तो स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स थ्रू डिफ्यूजन। भैया कोल्ड में क्यों नहीं, ठंडे खाने की क्यों नहीं महक आती? धुआं ही नहीं निकल रहा साहब। ठंडा सा यहाँ पे पिज्जा बर्गर रखा है, उसमें से धुआं ही नहीं निकल रहा, कोई पार्टिकल ही नहीं मिक्स हो रहे एयर के साथ, इसलिए हॉट फूड की आप देखो महक आती है, कोल्ड फूड की महक इतनी ज्यादा नहीं आती। कोल्ड फूड की महक थोड़ा बहुत उसमें से अरोमा जो निकलता आ जाता है, पर धुएं जितना उतना महक नहीं आता। नेक्स्ट बेटा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब पानी के अंदर सांस कैसे लें? पानी के अंदर सांस कैसे लें? तो बेटा मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको सांस कैसे मिलती है? जो एयर में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं और मछली सांस ले लेती है। इस तरह से बेटा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के अंदर प्लांट्स हैं, उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी पानी के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ अंडर वाटर एज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन वाटर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूजेज इन वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्वेटिक प्लांट्स। पानी के अंदर के जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसी तरह से बेटा एक्वामैन भी जिंदा है। एक्वामैन सुना है ना? मार्वल वाला सर। मेरे को अगर सही बताऊं, मुझे जो एक्चुअल सुपर हीरोज लगते हैं, मुझे पता है आपके और मेरी शायद थॉट ना मिले, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन अगर कोई सुपर हीरो है, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, बैटमैन। क्यों? क्योंकि आम इंसान है जिसने खुद से डिस्कवरी की या ऑनेस्टी थी, सबकी अपनी अपनी है। आयरन मैन के पास पैसा है, बैटमैन के पास भी बहुत अता पैसा है, मतलब सब खरीद लेते हैं, वो अलग बात है। पर कैप्टन अमेरिका देखो अपनी ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से सेलेक्ट हुआ, उसको एक पावर मिली, वो बहुत हल्की पावर है, हार भी जाता है, गिर भी जाता है, लड़ता है, तो वो ज्यादा इंस्पायर करता है कि हम वो बन सकते हैं। जादू नहीं चाहिए बहुत बड़ा होने के लिए। आयरन मैन देखो ना यार, जादू नहीं चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। बाकी सुपरमैन या थॉर से मुझे क्यों नहीं मोटिवेट कर सकते लाइफ में? इसलिए नहीं मोटिवेट कर सकते क्योंकि वो देवता है यार। थॉर इज अ गॉड, मैं गॉड नहीं हूं, मुझे पता है। एनीवेज वापस आते हैं। चलिए अब एक चीज बड़ी खतरनाक है, समझिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पार्टिकल के मोशन पे। बेटा आपको मान लेते हैं कि आप पार्टिकल हो, ठीक है सर। अब आप पार्टिकल हो, आप अपनी चेयर पे बैठे हो, क्या आप मूव करोगे? नहीं। आपकी चेयर के नीचे बैठे रहो, उठना नहीं, उठो, बैठो बैठो। आपकी चेयर के नीचे लकड़ियां लगा के मैं आग लगा दूं और दादा आग लगी, भगे अब आप। तो बेटा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स सोचो जिंदा पार्टिकल है, छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स, आप उनको गर्म करोगे, अरे दादा गर्मी, भाग 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 भाग, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है। तो लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स बहुत धीमे धीमे मूव करते हैं, हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स का हाई मूवमेंट यानी बहुत तेज तेज मूव करते हैं। तो जितना आप बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब जितना आप हीट करोगे, गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना पार्टिकल का जो मोशन है वो बढ़ जाएगा। ये एरो क्या दिखाता है? ऊपर की तरफ बढ़ गया, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इसी पे देखो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है 1.5। अब आपसे ही मैं पूछ लेता हूं, मेरे पास एक ग्लास में, एक जग में, फ्लास्क में, है ना, ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। अब दोनों में मैं पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालूंगा, नमक भी डाल सकता हूं, चीनी भी डाल सकता हूं, कुछ भी। मैंने दोनों में क्रिस्टल डाले, किसमें कलर जल्दी चेंज होगा? ठंडे पानी में कि गर्म पानी में? हॉट वाटर में। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे हैं, तेजी से मूव कर रहे हैं तो तेजी से मिक्स हो जाएगा, यानी तेजी से मोशन हो रहा होगा पार्टिकल्स का। उधर से पोटेशियम परमैंगनेट, अरे आजा आजा आजा, धर 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 धर, पूरे में जल्दी से फैल गया। तो जहां हॉट हो, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां मोशन ज्यादा होता है, और जहां मोशन ज्यादा होगा वहां डिफ्यूजन भी ज्यादा, क्योंकि डिफ्यूजन मूवमेंट पे डिपेंड करता है। आ गया? तो भाई याद रखना कि जब भी आपके पास दो सिचुएशन हो, हॉट और कोल्ड, तो डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा? हॉट में हमेशा ज्यादा। ये एक्सपेरिमेंट यही प्रूव करता है। वही क्या, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में। ऑब्जर्वेशन, कलर चेंज क्विकली इन हॉट वाटर। कंक्लूजन, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बढ़ता है।
अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी बहुत सिंपल है, मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि बेटा जो भी पार्टिकल दुनिया में मूव कर रहा है, जो भी पार्टिकल दुनिया में मूव कर रहा है, मोशन है जिसका, इनके पास एक एनर्जी होती है। भाई अगर कोई चीज चल रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ एनर्जी होगी, बिना एनर्जी कैसे चलोगे। आपको मैं सुबह उठाऊं बोलूं दौड़ते रहो दौड़ते रहो, थोड़ी देर कहोगे सर खाना दे दो, पानी दे दो, ग्लूकोज दे दो, ग्लूकॉन डी पिला दो, है ना। तो जो भी चीज मूव कर रही है उसके पास एक एनर्जी होती है। मूविंग पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसको आप के बोल सकते हो। तो इस दुनिया में जो भी चीज चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब समझो, ये जो काइनेटिक एनर्जी साहब हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी साहब हैं, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ जाते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आप सोचो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप हीट करोगे, पार्टिकल्स को आपने हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या होगा, मोशन बढ़ जाएगा। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की एनर्जी है। तो अगर आपने हीट किया तो हीट करके टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ता है, मोशन। और अगर मोशन बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, डिफ्यूजन। क्लियर। तो इसलिए डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। हीट करने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ गया। क्लियर है। तो यही बात यहां अंग्रेजी में लिखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी। जो भी मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। सो मूवमेंट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर एंड हेंस डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। क्लियर हो गया। हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ा। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इतना सबको पता है, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। कुछ बुद्धिमान जीवी लोग आएंगे, वो बताएंगे कि सर एक और स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है ना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मॉडल के ऊपर चले जाएंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग 3 स्टेट ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। जो एग्जाम में आना अभी वही पढ़ना है ना, यहाँ एग्जाम में पूरे नंबर लेके आने भाई। चल अब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। ये सारा डिफरेंस आप कवर कर चुके हो मेरे साथ। देखो कैसे याद होगा तुमको अब डिफरेंस, सारा डिफरेंस तुमको धड़ 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 याद होगा। सबसे यहां पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। चलो, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड्स में सबसे कम, वेरी लिटिल स्पेस। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस, मोर देन सॉलिड्स, लेस देन गैसेस। गैसेस में वेरी फार अपार्ट, यानी बहुत ज्यादा स्पेस है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज को कितना दबा सकते हैं, कितनी कंप्रेसिबिलिटी है ना। जैसे आपका एक दोस्त होगा जिसको पूरा का पूरा ग्रुप दबा देता होगा, यानी उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है। और आपका एक दोस्त होगा जो कभी नहीं दबता, उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, कितना दबा सकते हैं। अब एक बात बता, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, एकदम बगल बगल, ये पेन के पार्टिकल एकदम बगल बगल, इनको क्या दबाओगे। अब पार्टिकल एकदम बगल बगल खड़ा है, अब और दबाओगे कहां जाएगा। तो सॉलिड्स के पास कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को थोड़ा सा कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, थोड़ा सा कर सकते हो, पार्टिकल थोड़े दूर है, थोड़ा सा। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, भैया पार्टिकल दूर दूर हैं, आराम से दबा सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम खतरनाक, वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ठीक थोड़ी थोड़ी है ना, स्ट्रॉन्ग बट नॉट इनफ टू होल्ड पोजीशन, क्योंकि मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिकल खड़ा है, चलता रहता है अगल बगल से। स्ट्रॉन्ग है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि रुका रहे। और गैसेस में नेग्लिजिबल, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, दूर दूर है, इधर उधर जा रहे हैं। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सॉलिड्स में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत कम, वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन। लिक्विड में
मूव ओवर ईच अदर, निकल जाते हैं, कैन मूव ओवर वन अनदर, और गैसेस में मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, है ना, फ्रीली भी और रैपिडली भी, स्पीड में मूव फ्रीली एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, भागते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें बेटा, काइनेटिक एनर्जी किससे आता है? मोशन से। जो भी मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड सबसे कम मूव कर रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट हो जाएगी, वेरी लो। लिक्विड की ठीक ठीक बीच की, हायर देन सॉलिड्स, लेस देन गैसेस। और गैसेस में तो भैया पार्टिकल क्या तेजी से भाग रहा है, जो भी चीज भाग रही है, चल रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो गैसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। गैसेस पार्टिकल बेटा बहुत तेज चलते हैं। आपके रूम के अंदर एक गैस का पार्टिकल 400 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 400 एक सेकंड में 400 मीटर चला गया। 1 मीटर इतना बड़ा होता है, ये 400 मीटर 1 सेकंड में, इतनी तेज चलते हैं। अब इतनी तेज चल रहे हैं तो इनके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी। जितनी तेज मोशन उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है शेप। सॉलिड का शेप बताओ, फिक्स है ना? क्या इसका शेप चेंज कर सकते हो? बहुत फोर्स लगाओगे तो हो जाएगा, टूट जाएगा, पर जनरली शेप चेंज नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड की बात करें तो बेटा लिक्विड का ऐसा तो कोई शेप है नहीं। पानी का क्या शेप है? जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा, है ना। मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी है, उसको मैं बॉटल में रखूं तो बॉटल के शेप में दिखेगा। उसी 1 लीटर पानी को मैं बाल्टी में डाल दूं, बकेट में, तो बकेट के शेप में आ जाएगा। उसी 1 लीटर पानी को मैं समझ लो किसी गुब्बारे में, बलून में भर दूं तो उसके शेप में। तो लिक्विड्स क्या है? टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, जिसमें डालोगे उसका शेप ले लेगा। गैसेस का बेटा कोई शेप नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, नो डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं है। सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप है। इस स्मार्ट बोर्ड का शेप फिक्स है, आपके मोबाइल फोन का शेप फिक्स है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, है ना, पानी को जिस चीज में रखोगे उसका शेप ले लेगा। गैस हैव नो शेप। वॉल्यूम की बात करें तो बेटा सॉलिड का वॉल्यूम तो फिक्स है। क्या इसका वॉल्यूम मैं बढ़ा सकता हूं? खींचूं, बढ़ेगा नहीं, है ना। इसको मैं दबाऊं, दबेगा नहीं। तो सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड। लिक्विड की बात करूं, लिक्विड भी कंप्रेस हो नहीं पाते, देखा आपने, बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं। तो लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स है, ज्यादा दबते वो भी नहीं है। सो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की बात करूं बेटा तो गैसेस का कोई वॉल्यूम होता नहीं। जिस कंटेनर में गैस को रख दो वो उसका वॉल्यूम, है ना। घर के सिलेंडर में भर दिया तो हमने बोला इसमें कितनी गैस है, हमने बोला भाई इसमें अंदर 500 मिलीलीटर गैस है। जनरली गैस को वैसे वॉल्यूम में देखते नहीं है, जनरली प्रेशर से देखते हैं, कोई नहीं। तो गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है ही नहीं, फैली हुई है। दबा के आपने गैस, मान लो मेरे गुब्बारे में हवा भरी, अब ये जो गुब्बारे का वॉल्यूम है यही उस गैस का वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो गैसेस का भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, जिस चीज में रखा है उसका वॉल्यूम ले लेता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम फिल्स कंटेनर, तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो गैस ले लेती है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी क्या बनाती है? डेंसिटी बताती है ठोसपना। ठोसपना, ठोस, कि आप कितने ठोस हो, कितने सख्त बंदे हो। वैसे तो मैं सख्त हूं, जब वो बगल से गुजरती हैं और हाय बोलती हैं तो मैं पिघल जाता हूं। हाँ, पिघलना नहीं। डेंसिटी ठोसपना बेटा। सॉलिड क्या होते हैं? बहुत ठोस होते हैं, तो हाईएस्ट डेंसिटी होती है सॉलिड की। लिक्विड की मीडियम डेंसिटी होती है, और गैसेस की लोएस्ट डेंसिटी। कोई ठोसपना ही नहीं है भैया, कहां गैसेस में ठोसपना है, हल्के फिल्के घूम रहे हैं, तो लोएस्ट डेंसिटी। तो ये डिफरेंसेस बेटा आपको मेरे ख्याल से अब याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, कुछ आपसे सवाल पूछेंगे। जैसे पहला सवाल है कि स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज देखा हो घर में, ये जो स्पॉन्ज होता है जिससे मम्मी कई बार बर्तन वर्तन धो देती हैं, किचन साफ कर देती हैं, स्पॉन्ज तो देखा ही होगा, कई बार आप बोर्ड साफ करते हो। स्पॉन्ज एक सॉलिड है, यस और नो? स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, यस, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई? फिर भी स्पॉन्ज को आप दबा सकते हो। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो स्पॉन्ज तो सॉलिड है तो कंप्रेस क्यों हुआ? बेटा ध्यान से, स्पॉन्ज के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखा होगा आपने, गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों में हवा भर जाती है, इन पोर्स में एयर भर जाती है। तो जब आप दबाते हो स्पॉन्ज को तो हवा बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया? हाँ, स्पॉन्ज सॉलिड है, पर स्पॉन्ज के पास क्या है? टाइनी होल्स हैं। एयर इज ट्रैप्ड इन दीज टाइनी होल्स। When we press sponge, this air is expelled, released out. ये हवा बाहर निकल जाती है, and we are able to compress it. क्लियर है कि उसके पोर्स में हवा जो भरी है वो बाहर निकलती है, सॉलिड कंप्रेस नहीं हुआ, उस छेद में जो हवा थी वो बाहर निकल गई। नेक्स्ट, सुगर एंड सॉल्ट टेक्स द शेप ऑफ जार दे आर केप्ट इन।
आर दे सॉलिड? आपने तो कहा था सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। अभी आपने मुझसे ही तो कहा था, सर आपने कहा था, अरे तुम भी एग्री किए थे कि सॉलिड का शेप कैसा है, फिक्स्ड शेप है। पर एक बात बताओ, चीनी लाके मम्मी जो प्लास्टिक के डब्बे में रखती हैं, चीनी उसका शेप ले लेती है, तो चीनी का फिक्स्ड शेप कहां है? अरे पगले, चीनी के क्रिस्टल का शेप तो फिक्स्ड ही है ना। वो तो ढेर सारी चीनी के तुमने क्रिस्टल एक साथ कहीं रख दिए तो उस जार के शेप में दिख रहे। चीनी का एक क्रिस्टल उठाओ, वो सॉलिड है ना भाई, तो उसका शेप तो फिक्स्ड ही है ना। तो यही है, यस दे आर सॉलिड। हाँ, शुगर, नमक, चीनी, नमक, ये सब सॉलिड हैं। इनके एक क्रिस्टल को उठाओ तो उसका शेप फिक्स्ड है। द स्मॉल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स हैव अ फिक्स्ड शेप। ऐसे तो मैं बहुत सारे इंसानों को उठाऊं, सोच, बहुत सारे इंसानों को उठाऊं, बड़े से कंटेनर में डाल दूं, तो सारे इंसान मिलके भी कंटेनर का शेप ले लेंगे, तो क्या हम भी सॉलिड नहीं है? हमारा अपना शेप तो फिक्स्ड है ना भाई, समझ गए। नेक्स्ट, रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? अब बेटा हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड्स का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है, फिक्स शेप होता है। पर रबर बैंड भैया, रबर बैंड देखा लड़कियां लेती हैं ऐसे बांधती ना, और लड़के क्या करते हैं रबर बैंड से? पाट भाई, एक बार रबर बैंड लगा चाट मारते। तो रबर बैंड अगर सॉलिड है तो इसका शेप क्यों चेंज हो रहा है? ध्यान से सुनिए बेटा, हम लोग 11th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये इलास्टिक सॉलिड होते हैं। इलास्टिक सॉलिड पे फोर्स लगाने पे वो अपना शेप चेंज करते हैं, और फोर्स हटा दो तो वापस अपने रियल शेप में आ जाते हैं। तो यस, इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज एन इलास्टिक सॉलिड। सॉलिड है कौन सा? इलास्टिक सॉलिड। ऑन अप्लाइंग फोर्स, दम लगाओगे फोर्स, द शेप चेंजेस बट इट रिटर्न्स टू सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। जब आप फोर्स हटा दोगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ भाई, व्हाई डज गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर? अब भाई आपने देखा होगा कि पापा लोग नहीं बोलते हैं कि भाई हमारी बाइक के टायर का प्रेशर कम हो गया है। भाई टायर के अंदर क्या होती है? गैस होती है। तो ये गैस का प्रेशर क्या चीज होती है? सुना होगा ना कि इस गैस का प्रेशर कम है, टायर का प्रेशर कम है। टायर के अंदर गैस ही तो है। एक बात सुनो, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? बहुत तेज मूव करते हैं, मूव फ्रीली एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर गैस के पार्टिकल को दबा के मैं टायर के अंदर भर दूं, या सिलेंडर के अंदर गैस के पार्टिकल को दबा के भर दूं, तो भाई पार्टिकल दब के भर तो गया, पर डंग 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 मूव करता रहेगा। और जब मूव करेगा तो जाके कंटेनर की दीवार को मारेगा, है ना, उस सिलेंडर की दीवार को ऐसे मारेगा, धाड़ 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 धाड़, टायर की दीवारों को मारेगा, धाड़ धाड़ धाड़। बेटा जब मारेगा तो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। प्रेशर अभी हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब दम लगाएगा, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। सोच, यहां पे गैस के पार्टिकल है और उसको दबा के एक रूम में बंद कर दिया। अब पार्टिकल ऐसे ऐसे जाके यहां भाड़ से लड़े, इधर जाके यहां भाड़ से लड़े, तो बेटा क्या लगाते हैं? वो प्रेशर लगाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, बहुत तेज चलते हैं, बताया था ना, 400 मीटर पर सेकेंड, 800 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन the particles hit the walls of the container and exert pressure on it। जब ये मोशन कर रहे होते हैं, ये देखो पार्टिकल है, जब ये मोशन कर रहे होते थे तेज, तो ये पार्टिकल जाके यहां दीवार पे मारा, लौट के वापस आ गया। पर दीवार को तो ऐसे प्रेशर लगा ना कि पट्टे से कोई मारेगा, तो ये पार्टिकल गया, दीवार को मारा, वापस लौट आया, और दीवार पे क्या लगाया? प्रेशर लगाया। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ गैस क्योंकि बहुत तेज मूव करते हैं, इसलिए जब वॉल से टकराते हैं तो उस पर प्रेशर लगाते हैं। गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, हमने बताया था गैसेस बहुत कंप्रेस हो सकती है। इसका एक या दो एग्जाम्पल दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल, घर पे जो सिलेंडर आता है जिस पर खाना बनता है, उसमें क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस के पार्टिकल को दबा दबा के इतना दबाते हैं कि वो लिक्विड बन जाती है। पार्टिकल इतने पास आ जाते हैं कि लिक्विड बन जाते हैं, और उसको भर देते हैं सिलेंडर में। तो एलपीजी गैस जो घर पे होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर वाली सिलेंडर। दूसरा आपने देखा होगा कि सीएनजी पंप होते हैं, कई गाड़ी होती है ना जो सीएनजी से चलती है, फ्यूल, वो क्या है? अब भाई हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल गैस को लेते हैं और उसको दबा के कंप्रेस करके रख देते हैं, इसके अंदर रख दिया, ये क्या बन गई? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एक फ्यूल होता है। क्लियर? तो एलपीजी और सीएनजी। अब बेटा हमें समझना है कि टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट होती है। चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर की बहुत सी यूनिट हैं, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, पर जो उसकी यूनिट पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, सबके लिए सेम स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है केल्विन। ठीक है, साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे है केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, कैपिटल के से प्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट्स आर सेल्सियस, बेटा सेल्सियस नहीं होती, डिग्री सेल्सियस। देखा होगा ना, सेल्सियस से बोलने से गोला बना रहता है, डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट होती है। क्लियर। अब हमने कहा कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। अब समझो, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये नंबर देख रहे हो, डेसिमल भी है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, यहां पे रख दो, केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे कर लेते हैं हम लोग कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस, बताओ कितना केल्विन होगा, तो यहां पे 0 रख देंगे, तो केल्विन कितना हो गया, 0 प्लस 273, कितना हो गया 273 केल्विन। तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन, याद होना चाहिए, ये निकालेंगे नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। देखो आपके रूम का टेम्परेचर, मेरे रूम का टेम्परेचर सबका अलग अलग है, पर पूरी दुनिया ने एक कॉमन टेम्परेचर को मान लिया कि इसको हम रूम टेम्परेचर बोलेंगे। केमिस्ट्री में मान लिया किसको, 25 डिग्री सेल्सियस को बोला रूम टेम्परेचर। ये कितना केल्विन होगा, निकालो। केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, यानी 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आ गया, ये 298। तो 25 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 298 केल्विन। फिर 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, पानी के उबलने का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, 100 सेल्सियस में क्या रख देंगे, 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है, आप एक काम करो, अब आप उल्टा करके दिखाओ, कमेंट में बताओ, अगर टेम्परेचर है 323 केल्विन तो सेल्सियस में कितना होगा, कमेंट करके ये चीज आपको बतानी है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हाँ भाई करता है। फ्रिज में बर्फ रखी है, क्या है, सॉलिड है, बाहर निकाला कमरे में, बर्फ पिघल के क्या बन गई, पानी। इसी पानी को भगोने में डाला और भगोने में ले जाके उबाल दिया, क्या बन गया, गैस। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यस, आंसर क्या है, यस मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। कैसे चेंज कर सकता है, दो तरह से चेंज कर सकता है। एक, चेंज इन टेम्परेचर, गर्म कर दिया, बर्फ को निकाला, गर्म किया, पानी बन गई, पानी को गर्म किया, गैस बन गया। एक तो चेंज इन टेम्परेचर से, दूसरा चेंज इन प्रेशर से। गैस ली और गैस पे प्रेशर लगाया, दम लगाया, पार्टिकल्स को पास करते गए करते गए करते गए करते गए, इतनी पास हो गए पार्टिकल कि वो लिक्विड बन गया। और दम लगाया और दम लगाया और दम लगाया, इतने पास हो गए पार्टिकल कि वो सॉलिड बन गया। तो प्रेशर से भी स्टेट चेंज हो सकती है और टेम्परेचर से भी हो सकती है। अब 3 स्टेट और उनको चेंज करने पे जो प्रोसेस का नाम है वो याद रखना है। तो सबसे अच्छे से आपको फ्यूजन याद रहना चाहिए। फ्यूजन क्या है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो, जब बर्फ पिघल के पानी बन जाए, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन। दूसरा याद रखना है आपको, जब लिक्विड गैस में चेंज हो, तो लिक्विड से गैस या वेपर बन गया, तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन। और अगर गैस को ऐसे, गैस के पार्टिकल पे ऐसे दम लगाया दम लगाया दम लगाया दम लगाया और पार्टिकल इतने पास ला दिए, इतने पास ला दिए कि वो लिक्विड बन गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब गैस से लिक्विड बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अच्छा, एक और याद रखना है आपको, सॉलिड से गैस बनना, सीधा बिना लिक्विड बने। सोचो बर्फ सीधा वेपर बन जाए, बर्फ सीधा वेपर, वाटर वेपर, स्टीम बन गई सीधा। ऐसा भी होता है बेटा, ऐसा भी होता है कि सॉलिड लिक्विड में जाता ही नहीं, सॉलिड को गर्म किया या कुछ किया ऐसा कि सीधा गैस बन गई। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। Sublimation is the process in which solid changes directly into gas without going into liquid state. सीधा गैस बन जाती है। बाकी एक दो प्रोसेस और है कि लिक्विड से सॉलिड बनाया तो सॉलिडिफिकेशन, इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं।
एक और है, गैस से सॉलिड बनाया उसको बोलते हैं डिपोजिशन। इस पे भी सवाल नहीं आते हैं, फिर भी लिख दिया है। तो आपको फ्यूजन याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड। वेपराइजेशन लगा, वेपराइजेशन वेपर बनना लिक्विड से गैस। और सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस डायरेक्टली बिना लिक्विड बने। आइए अब इन प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से पहले देख लेते हैं एक बार जल्दी से, फिर प्रोसेस समझते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे स्टेट चेंज होगी। बहुत आसान है, आपने हीट किया, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो पार्टिकल तेज तेज मूव करेंगे, तेज तेज मूव करेंगे तो पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। भाई आपने हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो पार्टिकल दूर चले जाएंगे। तो क्या हुआ, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, पार्टिकल अब दूर 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 हो गए। तो भाई सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। लिक्विड को हीट किया तो गैस, सॉलिड को हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फोर्स कम होने लगी, भागने लगे पार्टिकल, भागने लगे तो दूर हो गए, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, लिक्विड। और हीट किया तो गैस बन गए। प्रेशर वाला भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर वाला समझ में आ गया। आइए अब पढ़ते हैं सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड को क्या बोला था, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन। इसका एक और नाम है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघल जाना है। ऐसे तो मैं सख्त लौंडा हूं, पर उनको देखकर मैं पिघल जाता हूं, पिघलना। तो सॉलिड से लिक्विड को बोलते हैं फ्यूजन या पिघलना। तो फ्यूजन या मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, मेल्टिंग भी पिघलना। ये ऐसा फिनोमेना जिससे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको बोलते हैं फ्यूजन। एक खास बात है कि इट हैपेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी समझाऊंगा, अभी पहले याद करते हैं क्या, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अभी समझाऊंगा, अभी याद कर ले, बहुत मस्त समझाऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। बर्फ को गर्म किया, पिघल के पानी बन गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड बनता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a solid changes to liquid at atmospheric pressure। atmospheric pressure मतलब जो रूम पे प्रेशर रहता है 1 atm, एक एटीएम का प्रेशर। ये सब आप फिजिक्स में अभी पढ़ोगे, जब प्रेशर पढ़ोगे तो अभी याद कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, फ्यूजन या मेल्टिंग क्या है, सॉलिड का चेंज होना लिक्विड में। कब होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग point, the constant temperature at which a solid changes to liquid at atmospheric, जो आसपास का प्रेशर है, is called melting point। ठीक, अब एक कंफ्यूजन की बात आती है, जरा ध्यान से समझो। किसी चीज को जब बेटा हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, पर यहां ये बोल रहे हैं कि सॉलिड को जब हीट किया तो वो लिक्विड बना, पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। सोचो, किसी भी चीज को अगर हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, पर यहां ये क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, हीट करके ही बनेगा, सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बना, उस समय टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो ये हीट कहां गई, ये जो हीट दी ये कहां चली गई, आइए ध्यान से समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं ये बना के लेके आया हूं, कहां गया ये रहा। हाँ, मान लो मेरे पास बर्फ है एट -4 डिग्री सेल्सियस। हो सकती है बर्फ 0 पे भी होती है, -2 -3। आप अपने घर का फ्रिज देखना, रेफ्रिजरेटर, उसका जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर नहीं बोलते, इसमें बर्फ होती है, उसका टेम्परेचर क्या रखते हैं हम लोग, -4 -2 -3। तो बर्फ जमती है 0 के नीचे, 0 से 0 के नीचे। मान लेते हैं मेरे पास बर्फ है -4 डिग्री सेल्सियस, मैंने बर्फ बाहर निकाली और उसको मैंने हीट किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अरे यार, माइनस में कम हो रहा है तो बढ़ा ना। तो यहां से यहां मैंने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज किया। सही है, एकदम सही है।
किसी चीज को हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैंने इस बर्फ को और गर्म किया और हीट किया, देखा टेम्परेचर इसका और बढ़ गया, -2 से 0 बढ़ रहा है ना, नेगेटिव में कम हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ठीक है, अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सही है, हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ता है। अब आ गए हम फ्यूजन कराने वाले हैं। अब बर्फ पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्फ को हीट किया तो हमने देखा पानी बनने लगा, पानी बनने लगा, पानी बनने लगा। बर्फ थोड़ी सी मेल्ट हुई, थोड़ा सा पानी बना, और मेल्ट हुई और पानी बना, और मेल्ट हुई और पानी, पूरी मेल्ट हो गई, पूरा पानी। जब तक पूरा पानी नहीं बन गया तब तक टेम्परेचर 0 का 0 रहा, टेम्परेचर नॉट चेंज। ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी चीज को हीट करने पे भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो ये हीट कहां गई, कहां छुप गई ये हीट, कहां जाके दब के बैठ गई ये हीट? क्या किया इस हीट ने? बेटा ये हीट यूज हो गई स्टेट को चेंज करने में, ये हीट इस्तेमाल हो गई पार्टिकल्स के बीच की फोर्स को तोड़ने में। भाई आइस के पार्टिकल्स क्या थे, एकदम चिपके चिपके, एकदम चिपकू चिपकू, और वाटर के थोड़े दूर दूर। तो इस पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ये हीट इस्तेमाल हो गई कि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और इनको लिक्विड बना देते हैं। क्लियर? ये हीट छुप गई अंदर, कहां छुप गई? पार्टिकल के अंदर जाकर छुप गई, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं करेगी तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पूरी आइस मेल्ट करने के बाद फिर हीट करोगे, मान लो इसके बाद और हीट किया, फिर हीट करोगे, क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, जो लिखना चाहो। फिर से क्या हुआ? टेम्परेचर फिर बढ़ने लगा, यहां से यहां टेम्परेचर फिर बढ़ने लगा। तो हीट करने पे हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, सिवाय जब स्टेट का चेंज हो। उस टाइम हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, क्या करती है? पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है, ये हीट वहां पे जाके छुप जाती है। यही बात अब यहां पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। क्या? जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ता है, बट ड्यूरिंग फ्यूजन, जब फ्यूजन हो रही है, जब बर्फ पानी बन रहा है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, 0 का 0, चेंज ही नहीं हो रहा। सो वेयर डज द हीट गो? हीट तो कर रहे हैं ना, बर्फ को गर्म तो कर रहे हैं, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। कहां गई ये हीट? जाके छुप गई, किसमें? पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। दिस हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। याद रखिएगा, ये हीट कहां चली गई? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, हिडन हीट है, छुप गई। क्यों छुप गई? हम क्यों कह रहे हैं ये छुपी हुई है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हम कह रहे हैं कहां गई हीट? साहब छुप गई अंदर कहीं जाके। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, हिडन हीट, एज देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्लियर हो गया? फ्यूजन क्या है? सॉलिड से लिक्विड बनना। कैसे होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट जो है इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्यों है टेम्परेचर कांस्टेंट? हीट करने पे क्यों टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो हीट है वो कहां जा रही? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रही है। ये हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। ठीक, अब एक टर्म आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको भी समझ लो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? मान लो मेरे पास 1 किलो सॉलिड है। कितना है? 1 किलो सॉलिड है। 1 किलो सॉलिड को मैंने हीट किया, हीट करके क्या बन गया? लिक्विड बन गया। ये चीज कहां पे हुई? एट, बोल 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 बोल, कांस्टेंट टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बोल 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 बोल, फ्यूजन बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे ये हो रही, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बोल 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 बोल, मेल्टिंग पॉइंट। एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी से आप लोग बचपन गए, गंदी बात नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब 1 किलोग्राम सॉलिड को हीट करने पे जब लिक्विड बनता है, जब मेल्टिंग होती है, जब फ्यूजन होता है, तो जितनी हीट लगती है, ये हीट छुप गई, ये हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जो यहां टेम्परेचर वही यहां। ये जो हीट है इसको बोलते हैं
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहां पे फ्यूजन हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहां पे फ्यूजन हो रहा है। 1 किलो सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाने में जितनी हीट लगती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट, जितनी हीट लगी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आसपास का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर है। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट कब आती है? स्टेट चेंज में आती है। कौन सा स्टेट चेंज है? फ्यूजन, यानी सॉलिड से लिक्विड। कितना सॉलिड लेना है? 1 kg। किस टेम्परेचर पे होगा? मेल्टिंग पॉइंट। हीट कहां गई? ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रट गया पूरा, पूरा रट गया। बहुत बढ़िया, जल्दी बता, फ्यूजन क्या है? सॉलिड से लिक्विड का बनना। किस पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे होता है उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये हीट कहां गई? हिडन हीट, लेटेंट हीट। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस लेटेंट हीट का नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितनी हीट लगी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से एकदम सेम तरह से आपको समझना है क्या? अगला स्टेट चेंज, लिक्विड टू गैस या वेपर बोल सकते हैं। लिक्विड टू, वैसे गैस और वेपर अलग अलग होते हैं, इस चैप्टर में आपके नहीं समझाया तो छोड़ रहे हैं। लिक्विड टू गैस या वेपर, इसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन, वेपराइजेशन या बॉइलिंग, उबालना भी बोलते हैं। वेपराइजेशन या बॉइलिंग, है ना। पानी को आप लोग एक भगोने में और गर्म कर दो, उबलता हुआ, बॉयल करता हुआ क्या बन गया? वेपर। लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। तो बड़ा सिंपल है। वेपराइजेशन या बॉइलिंग क्या है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेट चेंज किस पे होते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? जिस पे लिक्विड गैस बनती है, क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फिर वही बात, क्या? जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर राइजेस बट ड्यूरिंग वेपराइजेशन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब लिक्विड से गैस बन रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वो हीट कहां गई? समझ गए अब तो? यहां पर जल्दी से देख लो एक बार। ये है, मान लो मेरे पास पानी है 40 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने पानी को हीट किया। हीट किया तो मैंने देखा टेम्परेचर बढ़ गया, सही है, बढ़ना भी चाहिए था। हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ गया 40 से 80। मैंने पानी को और हीट किया, और हीट किया, हीट करने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, सही है, बढ़ना भी चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं पानी को हीट करूंगा बेटा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टार्ट हो गया? बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, स्टेट चेंज स्टार्ट हो गया, वेपराइजेशन स्टार्ट हो गया। और जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नॉट चेंज। तो ये हीट कहां गई? पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा? थोड़ा पास पास, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर, तो इनके बीच की फोर्स को तोड़ने में चली गई ये हीट। कैसी हीट है? छुपी हुई, लेटेंट हीट। क्लियर? तो यही चीज यहां बताई है, देखो पढ़ लो जल्दी से। जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर राइजेस, सही बात है, बट ड्यूरिंग वेपराइजेशन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। स्टेट चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो वेयर डज द हीट गो? कहां गई ये हीट? दिस हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय लिक्विड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। कैसी हीट है? छुपी हुई, हिडन हीट, एज देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। अब यहां पे एक टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत सिंपल है ये भी। 1 किलो पानी को गर्म करके, पानी मतलब लिक्विड, 1 किलो लिक्विड को गर्म करके गैस बनाने में जितनी हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो इसका डायग्राम लाया हूं क्या मैं? नहीं, ये तो आप समझ गए होंगे। क्लियर है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वैसे ही हो गया ये भी, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था कि सॉलिड से लिक्विड बनने में जितनी हीट लगी, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनने में,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा कि नहीं, है ना? समझ गए? मान लो मेरे पास यहां पे कितना लिक्विड है, 1 kg लिक्विड है और इसको मैंने हीट किया तो ये क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। ठीक है, ये चीज किस टेम्परेचर पे होगा बेटा? बीपी पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। ये जो हीट है इसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LHOV। लेटेंट हीट याद नहीं करना है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। छुप गई हीट 1 किलो लिक्विड को गैस कन्वर्ट। कहां छुप गई? इसके मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एकदम सिमिलर है, याद हो जाएगा आप। वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या यूज करना है? 1 किलो। वहां पे फ्यूजन में 1 किलो सॉलिड, वेपराइजेशन में 1 किलो लिक्विड। वहां पे कौन सा टेम्परेचर फ्यूजन में? मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, क्या प्रेशर से भी खेल हो सकता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर से भी काम बन सकता है? क्या प्रेशर से भी स्टेट चेंज हो सकती है? मान लो इस सिलेंडर में मेरे पास ढेर सारी गैस है, बहुत सारी गैस। मैंने ऊपर एक पिस्टन लगाया। पिस्टन कुछ नहीं है, ऐसे ही दबाने के लिए एक औजार है हाथ में दबाने के लिए। मैंने इस गैस को दबाया, क्या कर रहा हूं मैं? प्रेशर लगा रहा हूं, दबा दिया। अब गैस के पार्टिकल्स दब के क्या होंगे? पास आने लगेंगे, पास दबाया जा रहा हूं, कंप्रेस, पास आने लगेंगे। और पास आते आते इतने पास आ गए कि भाई प्यार हो गया। इतने पास आते आते इतने पास आ गए कि वो लिक्विड बन गए, पार्टिकल इतने क्लोज हो गए। तो गैसेस पे प्रेशर लगा के, दबा के, कंप्रेस करके, प्रेशर लगा के, हाई प्रेशर लगा के आप पार्टिकल्स को पास लाके क्या बना सकते हो? आप लिक्विड बना सकते हो। द गैस लिक्विफाइज, द पार्टिकल्स गेट सो क्लोजर दैट द गैस लिक्विफाइज मतलब लिक्विड बन गई, दैट द गैस लिक्विफाइज। एक चीज और समझो, जब हम गैस पे प्रेशर लगाते हैं ना, ऐसे दम लगाते हैं, तो गैस गर्म होने लगती है। जब गैस में प्रेशर लगाते हैं ना, ऐसे पार्टिकल को दबाते हैं तो पार्टिकल कहता है हम नहीं दबेंगे, हमें गर्मी आ रही है, हमें गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, सब अगल आ रहे। होता है कि नहीं? रूम में सबको बंद कर दे, पसीना आने लगता है कि नहीं? तो गैस का भी वही हाल है। जब गैस पे प्रेशर लगाओगे इसको गर्मी लगने लगती है, हीट होने लगती है। अब ये दिक्कत हो गई, अगर गैस हीट होने लग गई तो वो लिक्विड कैसे बनेगी? अगर गैस हीट हो गई, गर्म हो गई, तो पार्टिकल दूर भागना चाहेंगे, तो वो लिक्विड कैसे बनेगा? इसीलिए जब प्रेशर लगाते हैं साथ साथ में हम इसको कूल भी करते रहते हैं। देखो यहीं पे लिखा है कंप्रेस एंड कूल, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। कंप्रेस भी करो और ठंडा भी करो। कंप्रेस एंड कूल, गैस गर्म हो रही है, ठंडा कर देते, ठंडा गर्म हो गई, ठंडा। सो कंप्रेस एंड कूलिंग से गैस क्या बन जाती है? लिक्विड। तो गैस से अगर लिक्विड बनाना है तो 2 कंडीशन लगेगी, ध्यान से देखिए। एक होगी हाई प्रेशर लगाना होगा आपको, प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, दम लगानी पड़ेगी ताकि पार्टिकल पास आ जाए, दबा दे। साथ साथ पार्टिकल जब पास आएंगे तो गर्म होने लगेंगे, गर्म होंगे फिर दूर भागना चाहेंगे। तो हाई प्रेशर के साथ साथ आपको लो टेम्परेचर भी देना पड़ेगा कि टेम्परेचर कम कर दो, कूल कर दो। सो क्या याद रखना है? कंप्रेस एंड कूलिंग ऑफ गैसेस से लिक्विड बन सकता है। So we can say that gas can be liquefied into liquids by compression and cooling. High pressure, low temperature. चलिए अब एक चीज पढ़ते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बवाल है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, ये क्या बोल रहे हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार आप लोग शादी वादी में गए होंगे, दुल्हा दुल्हन का एंट्री देखा होगा शादी वादी में, हाथ पकड़ के एकदम आते हैं ना, ऐसे न जाओ पिया, ऐसे न जा, ऐसा होता है ना भाई? हाँ देखा होगा। मन में सपना आया सर हमारा भी ऐसे ही होगा सर, हाथ पकड़ के, तुमको खोया है तुझे, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। क्या करते हो ये सब इमेजिन ना? तभी तो नहीं हो रही पढ़ाई। हाँ तो भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा होगा जब इन पार्टीज में आप जाते हो तो अचानक से धुआं निकलने लगता है, तो वो धुआं किससे निकलता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से। अब समझते हैं क्या चीज है। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहना चाहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहना चाहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहना चाहती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को दबाऊं,
दबाऊं दबाऊं, प्रेशर लगाऊं और कूल करूं, प्रेशर लगाऊं और कूल करूं, प्रेशर, गैस को प्रेशर और कूल, तो उसको लिक्विड बनना चाहिए। इस केस में लिक्विड बनता ही नहीं, सीधा सॉलिड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ये अजीब प्रॉपर्टी है कि इस पे जब प्रेशर लगाओगे, हाई प्रेशर कूलिंग लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर कूलिंग लो टेम्परेचर, सीधा सॉलिड बन जाता है। और उसी को बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, द पार्टिकल गेट्स क्लोज टुगेदर एंड इवेंचुअली टर्न्स इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। द पार्टिकल गेट्स क्लोज टुगेदर एंड इवेंचुअली टर्निंग टू सॉलिड, सीधा सॉलिड, लिक्विड बनता ही नहीं। अब एग्जाम में सवाल आता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे क्यों रखते हैं? हाई प्रेशर पे, अब मान लो ये सॉलिड बन गया, अब आपने इसे दबा दबा के कार्बन डाइऑक्साइड को दबा दबा के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। अब मान लो आप इसमें से प्रेशर हटा दो तो क्या होगा? ये जो दबा के जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये वापस क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी, वापस धुएं में उड़ जाएगी। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हाई प्रेशर में रखते हैं, क्योंकि दबा के बनी है। जैसे ही प्रेशर हटाया, कार्बन डाइऑक्साइड असल में क्या रहना चाहती है? गैस। उस पर जबरदस्ती करके उसको सॉलिड बनाया आपने, उसकी मर्जी से नहीं हुआ है। जैसे ही आप जबरदस्ती हटाओगे, वापस वो गैस बन जाती है। सो व्हेन द प्रेशर ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेशर को हटा देते हैं टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक यानी आसपास के प्रेशर में, यानी अगर मैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक क्यूब लूं और लाके यहां रख दूं एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? इट विल रैपिडली कन्वर्ट, बहुत तेजी से कन्वर्ट टू गैसियस CO2, वही धुआं जो शादी में निकलता है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, कोई लिक्विड फेज नहीं आएगा, सीधा सॉलिड से गैस। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। बताया था ना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखी रूम में, सीधा धुआं बन गया, सॉलिड से गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, सब्लिमेशन। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसीलिए इसको किस में रखते हैं बेटा? हाई प्रेशर में रखते हैं, क्योंकि प्रेशर हटाते ही ये वापस गैस बन जाता है। तो बेटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको रूम में रखा तो ये क्या बन गई? सीधा गैस बन गई। ठीक है, बीच में लिक्विड आया ही नहीं, इसीलिए इसका नाम दिया गया ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब ड्राई आइस क्यों? भाई आपके पास जो बर्फ होती है, जो फ्रिज में बर्फ होती है, उसको बाहर निकालो, क्या होगी? पहले मेल्ट करके पानी बनेगी, फिर उसको छोड़ के चले जाओ, थोड़ी बाद क्या बन जाता है? खुद से वेपर बन जाता है, वो अलग चीज है। गर्म कर दो, फिर वेपर बन जाएगा। यानी जो घर में जो बर्फ होती है वो गीली होती है, उसको टच करोगे तो पानी पानी नहीं होता, क्योंकि वो मेल्ट करती है। पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को दबा के जो बर्फ बनी है, ये भी ऐसी बर्फ जैसी दिखती है, असल में ऐसे सफेद एकदम बर्फ जैसी दिखती है, पर ये बर्फ गीली नहीं होती। क्यों गीली नहीं होती? क्योंकि ये सॉलिड से सीधा क्या बनती है? सॉलिड से सीधा गैस बन जाती है, बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। इसकी प्रॉपर्टी है भाई, ये सीधा सॉलिड से क्या बनती है? गैस। बीच में लिक्विड नहीं आया तो गीलापन नहीं आया, इसीलिए इसे हम कौन सी आइस बोलते हैं? ड्राई आइस। आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइस जैसी दिखती है, ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सॉलिड से सीधा गैस बनती है, बीच में कोई लिक्विड फेज नहीं है, तो हमेशा सूखी रहती है। Solid carbon dioxide is also called dry ice because it directly transforms from a solid to a gaseous state, a process called sublimation, directly from solid to gas. This unique behavior, बड़ा यूनिक है, is in contrast to regular ice, water ice. In contrast मतलब opposite, different, which melts into liquid before turning into a gas. भाई जो बर्फ होती है फ्रिज वाली, वो पहले लिक्विड फिर गैस। The absence of a liquid phase during its transition from solid to gas is why it's referred to as dry ice. Absence है किस चीज का? ये है, देखो आंसर। The absence of a liquid phase during its transition. कोई liquid phase आया नहीं, सूखी सूखी आइस सीधा हवा बन गई, तो क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा एक प्रोसेस है इवेपोरेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि घर में मान लो आपसे पानी का ग्लास गिर गया, या मान लो मम्मी आई और पोछा लगा दी घर पे। वैसे आपको पोछा लगाना चाहिए, देखिए मैं लिख के आया हूं, स्वस्थ शरीर पाने की चाबी है झाड़ू और पोछा लगाना। और सिर्फ लड़कियों को नहीं लगाना है भाई, हैं स्टीरियोटाइप इंटरनेट नहीं, लौंडों को भी लगाना है, लड़कों को भी, सबको। तो भाई अगर घर में पोछा लगा है और पोछा लगा के आप पंखा चला दो, या पंखा ना भी चलो, आप छोड़ के चले जाओ, शाम को आओगे तो क्या आपकी जमीन गीली होगी? फ्लोर नहीं, सूख गई। यानी लिक्विड
गैस बन के उड़ गया, यानी बॉइलिंग हुई है। इसका मतलब रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक गया होगा। ये तो झूठ है, कहां जाता है? आपकी बॉडी में पसीना आता है, हाँ या ना? पसीना तो आता है। अब आंसू नहीं, पसीना बहा, मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन है, छोड़। आपकी बॉडी को पसीना आता है और आप पसीने में थोड़ी देर इधर उधर चलो, थोड़ी देर पसीना उड़ गया, भाप बन गया, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस। वाटर कन्वर्ट्स टू स्टीम, वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर, यानी बॉइलिंग हुई है, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पॉसिबल है। तो बेटा लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है बिना बॉयल किए, बिना बॉयल किए। उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ये बॉइलिंग से अलग है, अभी इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे बॉइलिंग से। इवेपोरेशन एक और प्रोसेस है जिससे लिक्विड गैस बन सकता है बिना बॉयल किए, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। देखिए यही चीज लिखी है, द प्रोसेस इन विच a liquid gets converted to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation। भाई आपके कमरे का टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, और कमरे में पोछा लगा दो, पानी सूख गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो रहा है? लिक्विड किस में चेंज कर रहा है? गैस में। पानी किस में चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। So the process in which a liquid gets converted to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation। अभी समझाएंगे कैसे हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल कपड़ा हमने आपको भी धोके टांग दिया और बाहर टांग दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? कपड़ा सूख गया। कपड़ा सूख गया मतलब कपड़े में क्या थे? पानी के पार्टिकल्स थे, और वो क्या बन गए? गैस बन गए, वेपर बन गए। और ये चीज क्या बाहर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है? नहीं, बाहर 30 डिग्री 35 डिग्री है। तो ये चीज 30-35 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन। पोछा लगाया, पोछा रूम का टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपर बन गया, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन। पसीना आ रहा है भाई, पसीना अपने आप क्या होता है? इवेपोरेट कर गया। बॉडी का टेम्परेचर भी आपका क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, पसीना भी वेपर। तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब बात आती है कि इवेपोरेशन कैसे हुआ भाई? बिना टेम्परेचर दिए, बिना गर्म किए कैसे हुआ? बेटा लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड है, पानी है, कोई भी लिक्विड हो, ये लिक्विड का सरफेस है, सरफेस है ना, दिस इज सरफेस। जो लिक्विड का बेटा सरफेस होता है, दिखाई पड़ रहा है लाल पेन? हाँ दिख ही रहा है। लिक्विड का जो सरफेस होता है, यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास हाई एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है? हाई एनर्जी होती है। और जो लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स हैं, अंदर के पार्टिकल जो सरफेस पे नहीं है, इनके पास लो एनर्जी होती है। लो एनर्जी, अंदर वाले पार्टिकल की लो, सरफेस की हाई एनर्जी। तो अगर इस सरफेस वाले पार्टिकल को थोड़ी सी हीट और मिल जाए, ऑलरेडी इसकी एनर्जी हाई है, ऑलरेडी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, ऑलरेडी पार्टिकल तेज तेज मूव कर रहा है, इसको थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए तो ये इवेपोरेट कर जाता है। इसीलिए इवेपोरेशन हमेशा सिर्फ सरफेस से होता है, पूरे लिक्विड के बल्क से, किससे? बल्क से नहीं होता। किससे नहीं होता? इसको बल्क बोलते हैं, बल्क से नहीं होता। सरफेस के पार्टिकल के पास ऑलरेडी थोड़ी सी एनर्जी थी, थोड़ी सी और हीट मिली आसपास से, सीधा क्या बन गया? वेपर बन गया। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आपको टेस्ट में पास होने के लिए, या टेस्ट में पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, 40 नंबर। इस बच्चे के 0 नंबर है। कितने नंबर है? 0। तो इसको तो 40 नंबर पूरे लाने पड़ेंगे। पर मान लो आपके ऑलरेडी 20 नंबर आ रहे हैं यहां पे, तो आपको कितना और नंबर चाहिए? 20 नंबर और। आपको 100 डिग्री तक जाने की जरूरत नहीं है, अगल बगल के टेम्परेचर से काम बन जाएगा, पर इसको तो पूरा 100 लगेगा। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये कभी इवेपोरेशन नहीं करते। कौन करता है? सरफेस के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। सम पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन अदर पार्टिकल। समझ में आ रहा? इनकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है। द सरफेस पार्टिकल्स आर एबल टू overcome the force of attraction between them and get converted to gaseous state। ये क्या है? अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं बिना ज्यादा हीट लिए। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ये जो पार्टिकल बेटा गैस बने, इसी को इवेपोरेशन बोलते हैं।
इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस से होता है। ये वाले पार्टिकल्स कभी भी बेटा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे गैस नहीं बनते, इनको पूरी हीट चाहिए, पूरा 100 डिग्री चाहिए। इनको अगल बगल से 20-25 में भी काम बन जाता है, क्योंकि पहले से थोड़ी एनर्जी होती है। बोल आ गया, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। क्लियर है? नेक्स्ट है, किन किन फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है? पहला, सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। भाई जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे, उतने ज्यादा इवेपोरेशन होगा। इसका एग्जांपल देखो, कपड़ा जब टांगते हैं हम लोग धो के नीचे ओढ़ के, और टी शर्ट ऐसे करके से गुचुर मुचुर करके टांग दो, तो मम्मी क्या करती हैं आगे, ए हट, फिर मम्मी आएंगी झटक झटक, फिर पूरा कपड़ा ऐसे फैला के टांगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। स्प्रेड करने से क्या हुआ बेटा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने पार्टिकल सरफेस पे, उतना इवेपोरेशन। दूसरी चीज बेटा, टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, जितना हीट दोगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो टेम्परेचर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर कम तो ये तो बहुत ईजी है, जितना हीट करोगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन। नेक्स्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आसपास की हवा में भी ना वेपर में, आसपास की हवा में भी ना पानी के वेपर्स होते हैं। हम लोग कहते नहीं बहुत उमस हो गई है, उमस में क्या होता है, बहुत पसीना आता है। तो है क्या कि जो हवा है उसके अंदर भी पानी के पार्टिकल हैं गैसियस फेस में। तो आसपास की हवा में अगर ऑलरेडी पानी के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो यहां से पानी इवेपोरेट करके ऊपर कैसे आएगा, ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिकल ऊपर है, वो इसको नीचे दबा देंगे। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होता है। समझ में आया? ह्यूमिडिटी क्या है, फिर समझते हैं। इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में क्या है, मान लो ये हवा है, इसमें क्या है, कुछ वाटर वेपर्स हैं एयर में। भैया हमेशा होते हैं बेटा, आप आसपास में हवा हमेशा वाटर वेपर है। और मान लो यहां पे आपके पास कोई लिक्विड है, अब सोच ऊपर ऑलरेडी वेपर प्रेजेंट है, तो यहां से अगर ये ऊपर निकलना चाहेगा तो ये पार्टिकल इसको नीचे दबा देंगे ना कि अरे हट, हम ऑलरेडी एयर में बहुत सारे, तू क्या करेगा, क्या अरे हट। तो इसीलिए अगर ये वेपर्स जो हवा में वेपर्स हैं, पानी के वाटर वेपर जो हवा में है, अगर वो कम होंगे, जैसे यहां पे बहुत डिफिकल्ट होगा और यहां पे देखो बहुत आसान होगा। मान लो यहां पे सिर्फ 2 हैं, तो यहां तो ये गैस बन सकता है क्योंकि ये ज्यादा दबा नहीं पाएंगे पानी को, यहां बहुत सारे तो दबा देंगे। जितने ज्यादा वाटर वेपर के पार्टिकल उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, जितनी कम पार्टिकल उतनी कम ह्यूमिडिटी, जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवेपोरेशन। तो ह्यूमिडिटी जितनी कम, वाटर के पार्टिकल्स, वाटर वेपर के पार्टिकल जितने कम होंगे हवा में, उतनी जल्दी नीचे के पार्टिकल ऊपर आ पाएंगे, ऊपर से कोई दबा नहीं पा रहा। तो ह्यूमिडिटी जितनी कम, इवेपोरेशन उतना ज्यादा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है बेटा विंड। जितनी हवा चलती है उतना इवेपोरेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, मान लो ये कपड़ा है, अब इस कपड़े को मैंने धूप में डाला, धूप में डाला, इसमें क्या थे, पानी के पार्टिकल थे, वो क्या बन गए, वेपर पार्टिकल बन गए, छोटे छोटे वेपर पार्टिकल बन गए। अब अगर ये वेपर पार्टिकल यहां पे रुके रहेंगे तो नीचे से और वेपर बनना मुश्किल होगा, ऊपर वही प्रॉब्लम, ऊपर पार्टिकल है कैसे जाए, अरे सल लड़ रहा है। अगर हवा चली हवा चली हवा चली तो ये सारे पार्टिकल इस तरफ आ जाएंगे, ऊपर खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो फिर इवेपोरेशन हो पाएगा। तो हवा चलने से क्या होता है कि यहां से जितने वेपर बने उसको हवा लेके साइड चली जाती है, यहां खाली स्थान हो गया तो और वेपर बन पाते हैं। तो जितनी ज्यादा हवा उतने ज्यादा इवेपोरेशन। तो 4 फैक्टर हैं इवेपोरेशन के, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना इवेपोरेशन, जितना टेम्परेचर उतना इवेपोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी, आसपास जितना कम वाटर वेपर उतने और वाटर वेपर बन सकते हैं, जितनी तेज हवा चलेगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन। क्लियर है? चलिए 1-2 चीज और देख लीजिए। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब आपने देखा होगा कि जब आपको पसीना निकलता है और उसके बाद जब हवा में आप चलते हो, आसपास जैसे चलना स्टार्ट करते हो, पसीना आपका इवेपोरेट करता है, और जब पसीना इवेपोरेट करता है तो ठंडी लगती है। ये कैसे हो रहा है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। बॉइलिंग से ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन क्या करता है, कॉजेज कूलिंग, ठंडा कर देता है। अब कैसे ठंडा कर देता है, होता कि नहीं भाई, पसीना निकला, पसीना आया, पंखे में जाके बैठ जाओ, हाय हाय जो मजा आता है भैया जब पसीना उड़ता है, हाँ ठंडा। ये क्या हो रहा है, देखिए जो आपके पसीने के पार्टिकल्स हैं उनको इवेपोरेट होना है। इवेपोरेट होने के लिए उनको थोड़ी तो हीट चाहिए, कम चाहिए पर थोड़ी तो आसपास से हीट चाहिए। तो वो हीट कहां से लेते हैं,
आपकी बॉडी से हीट लेते हैं। आपकी बॉडी से जब हीट लेंगे तो आपकी बॉडी ठंडी होने लगेगी, एंड दैट इज व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्लियर? सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। लिक्विड आसपास से हीट खींचेगा टू ओवरकम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड को अपने पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है। द सराउंडिंग लूजेज हीट एंड बिकम्स कूल। सराउंडिंग ने क्या किया? हीट लूज कर दी और वो ठंडे हो गए। यहां मान लो पानी पड़ा हुआ है, अब पानी को इवेपोरेट होना है तो थोड़ी तो हीट चाहिए ना। मैं मान रहा हूं बॉइलिंग जितनी नहीं, थोड़ी तो हीट चाहिए। तो हीट कहां से लेगा? आसपास की सराउंडिंग से हीट खींच रहा है, तो सराउंडिंग की हीट जा रही है, सराउंडिंग ठंडी हो रही है। जैसे ये स्वेटिंग मैंने बताया, स्वेटिंग कॉजेज कूलिंग बिकॉज द स्वेट इवेपोरेट्स टेकिंग हीट फ्रॉम योर स्किन। ये जो पानी के पार्टिकल हैं जो आपकी शर्ट से चिपके हुए हैं, बॉडी से चिपके हुए हैं, इनको इवेपोरेट होना है तो ये किससे हीट लेंगे? आपके शरीर से हीट ली तो आपका शरीर ठंडा हो गया। जैसे मटके का पानी, अर्दन पॉट, आपने देखा है मटके का पानी ठंडा रहता है, बिना फ्रिज के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के मटके का पानी ठंडा। देसी फ्रिज है मटका, आय हाय। किस पे काम करता है? इवेपोरेशन पे। जो मटका आपको एकदम साफ, एकदम सपाट दिखता है ना, वो एक्चुअली इतना सपाट होता नहीं है। मटके के किससे बनता है? मिट्टी से बनता है बेटा, सीमेंट से नहीं बनता, मिट्टी। इसमें ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स। आंखों से इतनी आसानी से दिखते नहीं, बहुत छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं। अब मटके के अंदर जो पानी है वो इन पोर से लगातार थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है। कभी जाके मटके को टच करिएगा जिसके अंदर पानी है, आप टच करेंगे थोड़ा गीला गीला सा लगेगा मटका। ठंडा तो लगता है, गीला गीला सा लगता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पानी मटके के अंदर से निकल के थोड़ा सा पानी यहां बाहर आ जाता है। अब ये जो पानी मटके के बाहर आ गया है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि तो गिरने लगेगा, झरना बन जाएगा, झरना नहीं। छोटे छोटे पोर होते हैं बेटा, बहुत छोटे दिखते नहीं, छोटे छोटे, धीमे 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 थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है। ये जो पानी बाहर आया, अब ये इवेपोरेट होना चाहेगा। ये इवेपोरेट होना चाहेगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट कहां से एब्जॉर्ब करेगा? मटके के अंदर के पानी से। मटके के अंदर पानी से कहेगा मुझे हीट दो, मैं इवेपोरेट होऊंगा। हीट किससे लिया? अंदर के पानी से। तो अंदर का पानी ठंडा होता जाएगा। तो मटके का जो पानी ठंडा होता है वो किस प्रिंसिपल पे है? इवेपोरेशन पे। यही चीज लिखी है, वाटर इन एन अर्दन पॉट कूल्स बिकॉज इट स्लोली कम्स आउट थ्रू स्मॉल होल्स। क्या है? इट स्लोली, धीमे धीमे बाहर आता है थ्रू स्मॉल होल्स एंड इवेपोरेट्स। दिस इवेपोरेशन टेक्स अवे हीट। किससे? पानी से हीट ले गया, सो द वाटर बिकम्स कूल। एक दो एग्जाम्पल और है। क्या है? गर्मी के समय हमसे कहा जाता है कॉटन के कपड़े पहनिए, प्लास्टिक वाले नहीं, कॉटन के कपड़े। क्यों? जैसे आपने मटके में देखा ना, सेम कॉटन के कपड़ों में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कॉटन के कपड़े में भी क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं। तो क्या होता है, जो आपको पसीना आता है, गर्मी में पसीना आता है धूप में, तो कॉटन कपड़े के छोटे 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 पोर्स है ना, थोड़ा सा पसीना बाहर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो क्या होगा? इवेपोरेट। इवेपोरेट कैसे करेगा? आपकी बॉडी से हीट लेके। इसीलिए कहा जाता है, और आप ठंडे हो जाओगे, इसीलिए कहा जाता है कॉटन पहनिए। मान लो प्लास्टिक वास्टिक का कपड़ा पहन लिया तो पानी बाहर नहीं आ रहा है, मतलब पसीना बाहर नहीं आ रहा है, अंदर पसीना पसीना लगता रहेगा। कई बार होता है नहीं, गंदे कपड़े पहन लेते हैं, प्लास्टिक टाइप वाले, हम लोग पॉलिस्टर वाले कपड़े पहन लेते हैं, एकदम पसीना पसीना, अंदर गीला गीला। कॉटन पहनो, पसीना पूरा बाहर, फिर क्या हुआ? इवेपोरेट। इवेपोरेट करेगा तो हीट आपसे लेके जाएगा और आपको ठंडी लगेगी। कॉटन क्लोथ्स हैव वेरी स्मॉल पोर्स थ्रू विच, स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल पोर्स थ्रू विच sweat can slowly come outside and evaporate. When sweat evaporate, it absorbs heat from body and surrounding, causing cooling effect. तो कॉटन के कपड़े पहने। एक और एग्जांपल है भाई, जब बुखार होता है तो मम्मी क्या करती हैं? यहाँ पे सर पे आपके ठंडी पट्टी रखती है कि नहीं? पट्टी रखी जाती है कि नहीं? ठंडी पट्टी, है ना? क्या करती हैं? एक कपड़ा लेंगी, टॉवल लेंगी, हैंकी लेंगी, उसको बर्फ वाले पानी में डुबो के, एकदम ठंडे पानी में डुबो के ऐसे सर पे रखती हैं। क्यों भाई? फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्म होगी बॉडी, तो फीवर कम करने का तरीका टेम्परेचर कम कर दें। तो हमने क्या किया? टॉवेल ली, ठंडे पानी में डुबो के आपके सर पे रख दी। अब ठंडे पानी को इवेपोरेट करना है। ठंडा पानी इवेपोरेट करने के लिए उसको बहुत सारी हीट चाहिए होगी। वो हीट कहां से लेता है? आपके सर से। आपकी बॉडी से हीट लेके वो ठंडा पानी इवेपोरेट कर रहा है। आपकी बॉडी से हीट ले रहा है तो आपका टेम्परेचर गिर जाएगा, फीवर कम हो जाएगा। तो स्ट्रिप्स ऑफ वाटर, strips of wet cloth in fever. When we place wet cloth strips on the person's forehead मतलब यहां माथे पे, who has a high fever,
द वॉटर गेट्स इवेपोरेटेड बाई टेकिंग हीट फ्रॉम हिज बॉडी, आपकी बॉडी से हीट लेके पानी इवेपोरेट, दिस विल लोअर हिज बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। दोनों में भाई आपको पता है लिक्विड गैस में चेंज होता है, अलग कैसे है? पहली चीज, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, रूम के अंदर हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम के बाहर धूप में हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस पे, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है। बट बॉइलिंग या इसको और क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ये कहां पे होता है? ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री पे। पानी का अलग अलग लिक्विड बेटा अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं, याद रखना। मैंने सिर्फ पानी बताया आपको क्योंकि इजी था, कोई और जूस लोगे, मिल्क लोगे, सबका अपना अपना बॉइलिंग। ये कब होता है? सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। किस पे होता है? ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, और वो किसी भी टेम्परेचर पे। दूसरा, इट कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। इट डज नॉट कॉजेस कूलिंग, भाई इसमें तो हीट करना पड़ता है, डज नॉट कॉजेस कूलिंग। तीसरा, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल इवेपोरेट करते हैं। बट इट इज अ बल्क फिनोमेना, पूरे अंदर से सारे पार्टिकल वेपर बन जाते हैं। तो बेटा यहां पे चैप्टर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहे मेरे प्यारे गुड्डू गुड़िया। ऑल द वेरी बेस्ट।